शांत हो जाओ, पढ़ रहे क्या था लास्ट? कुछ पूछना है किसी को? है क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है किसी का? चले पढ़े, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं भाई। बस बात नहीं करो। अभी भी लोग आ रहे हैं? नहीं अभी भी लेट है, बताओ। हाँ मेरे से भी लेट है, 2-3 आ रहे थे वो। एक सेकंड दो। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? एक्सपेरिमेंट पढ़ा है ना? 1 मिनट रुक जाओ बस। एक मिनट बेटा। एक सेकंड रुक जाओ बस। कुछ पूछना है किसी को? है? कह रहा 1 शॉट। भाई तुम लोग कितना शोर करते हो समझ नहीं आ रहा है। अरे क्वेश्चन खोज रहा हूं नालायको, क्वेश्चन खोज रहा हूं इसमें कि किसी वाले पीपीटी में क्वेश्चन है। अब हमें वही नहीं पता कहां है। चलो स्टार्ट करते हैं, मिल जाएगा क्वेश्चन। हाँ हाँ पीपीटी में लगे रहते हैं ना हमारे पास। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, सुनेंगे ध्यान से सब लोग। भाई शांत है। पढ़ाई करें, इधर सुनो ध्यान से। हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेटा ट्रांसलेशन है। सबसे पहले ट्रांसलेशन जो है, इधर सुने सब लोग। हमारे पास सुनो ध्यान से बच्चे। ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसलेशन में क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं एक बार मैं रिपीट करूंगा। बच्चे बात नहीं करो आपस में। ट्रांसलेशन में हमें क्या पढ़ना, सुनो सब लोग। सबसे पहले छोटी छोटी चीजें हैं जो इससे रिलेट करनी है। सबसे पहली चीज है कि हमारे पास ट्रांसलेशन की लोकेशन क्या है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म। इसके अलावा हमारे पास जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी हमारे पास मैट्रिक्स और स्ट्रोमा। ठीक है, मैट्रिक्स और स्ट्रोमा। क्लास चालू हुई है उस पर? हाँ हो गई। ठीक है, तो मैट्रिक्स और स्ट्रोमा वो हमारे पास लोकेशन हो गई। दूसरा क्या है, ट्रांसलेशन हम के लिए कितने टाइप के आरएनए चाहिए? तीनों टाइप के आरएनए चाहिए। एमआरएनए में कोड होता है, टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आता है, और आरआरएनए क्या करता है, वो राइबोसोम का पार्ट है, वो प्रोटीन बनवाता है। दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है
कि क्या चीज डिसाइड करती है अमीनो एसिड का सीक्वेंस। तो एनसीईआरटी लिखती है कि डीएनए डिसाइड करता है अमीनो एसिड का सीक्वेंस। समझ में आ रहा है? डीएनए डिसाइड करता है, उससे आरएनए बनता है। उससे क्या बनता है? आरएनए। एक सेकंड देना। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, उससे आरएनए बनता है। आरएनए डिसाइड करता है कि कौन सा सीक्वेंस बनेगा अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड में बॉन्ड कौन से होते हैं? पेप्टाइड चेन जो बनती है वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो भी एक पॉलीमर है अमीनो एसिड का। तो उसमें भी हम वही स्टेप्स पढ़ते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। समझ में आ रहा है? इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, हम यही स्टेप पढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रांसलेशन का मतलब लिखूं तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? हम क्या कर रहे हैं? हम चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प ले रहे हैं? सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। यस, सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए की मदद से ये काम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, किसकी लोकेशन कहां होती है, ये पूरे प्रोसेस की लोकेशन कहां होती है, तो लोकेशन हमारे पास कहां कहां है? हमने क्या क्या बताई, बताओ। सबसे पहले यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में हमारे पास साइटोप्लाज्म है, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे। यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में हमारे पास साइटोप्लाज्म है। उसके अलावा अगर आप याद करो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, दोनों के फंक्शन में लिखा हुआ है प्रोटीन सिंथेसिस। दोनों के फंक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया में लिखा हुआ है प्रोटीन सिंथेसिस और रेस्पिरेशन, और क्लोरोप्लास्ट में लिखा है प्रोटीन सिंथेसिस और शुगर फॉर्मेशन। याद है? यस। तो उसके अलावा हमारे पास मैट्रिक्स है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यस। और हमारे पास क्या है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे पास जगह है जहां पर प्रोटीन बनती है। ठीक है, हमें टाइप ऑफ आरएनए कौन सा चाहिए? तीनों टाइप का। टाइप ऑफ आरएनए कौन सा चाहिए? ऑल थ्री टाइप। कौन सा? तीन टाइप का। हमें एमआरएनए है, आरआरएनए है। ठीक है, एमआरएनए जो कैसे काम करेगा? इसमें क्या है बेटा? कोड है, कोड फॉर अमीनो एसिड सिंथेसिस, कोड फॉर अमीनो एसिड सीक्वेंस। उसका कोड किसके पास है? एमआरएनए के पास। यस। उसके अलावा मुझे टीआरएनए चाहिए। टीआरएनए किस फॉर्म में चाहिए? चार्ज। यस। और मुझे क्या चाहिए? आरआरएनए जो पार्ट है राइबोसोम का। किसका पार्ट है? राइबोसोम का पार्ट है। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है? अब तीसरा क्या है बेटा? तीसरा क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसमें भी एनर्जी चाहिए होती है, और प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स हैं हमारे पास। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस जिसे आप ट्रांसलेशन लिखते हो, उसके जो स्टेप्स हमारे पास हैं, स्टेप्स जो हैं उनमें हम सबसे पहले लिखते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद है? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है अगर आपको याद हो? हमारे पास अमीनो असाइल टीआरएनए बनता है ना। अमीनो असाइल टीआरएनए बनता है जहां पर 3' OH पर कौन अटैच होता है? अमीनो एसिड। कौन अटैच होता है? अमीनो एसिड अटैच होता है। सही है? कौन से ग्रुप से? COH ग्रुप से। ये याद आ रहा है आपको? ठीक है, ये याद आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे? ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस का स्टेप है जिसे हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक स्टेप लिखते हैं इसमें, इनिशिएशन। हम क्या लिखते हैं? इनिशिएशन। फिर हम लिखते हैं इलोंगेशन, और फिर हम लिखते हैं टर्मिनेशन। ये तीन स्टेप करेंगे हम लोग। हम क्या करेंगे यहां पर? ये तीन स्टेप करेंगे इसके बाद। मतलब चार्जिंग तो चलती रहती है, उसके अलावा ये तीन स्टेप होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड भी एक पॉलीमर है। होमो हेट्रो? हेट्रो पॉलीमर है। ये चीज समझ में आ रही है? इनिशिएशन में हमारे पास कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनता, याद रखना। इसमें कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनता। सही है? इसमें कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनता। ना टर्मिनेशन वाले में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। जो भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, जो भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वो कहां बनेगा? इलोंगेशन में।
इसमें हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, इसमें हमारे पास क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। क्या यहां तक क्लियर है? सही है, सिर्फ इलोंगेशन वाले स्टेप में। दूसरी चीज क्या है बेटा, इनके साथ कुछ और चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कुछ एक पॉइंट्स हैं कि हमारे पास 2 चार्ज टीआरएनए साथ रखे होने चाहिए और इतने पास होने चाहिए कि उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जेटिकली ज्यादा, मतलब वो फेवरेबल हो, तो काफी पास होने चाहिए। दूसरा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए मुझे एंजाइम चाहिए जो 23S आरआरएनए में होता है, उसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। अब इस नाम को भी जस्टिफाई करेंगे। ट्रांसफरेज का मतलब कुछ ट्रांसफर करना है, और क्या ट्रांसफर करना है, पेप्टाइड। अब पॉइंट ये है, पेप्टाइड तो होता है NH2 और COH ग्रुप, यस। अगर COH ग्रुप किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे पेप्टाइड ना बोल के पेप्टिडाइल बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? पेप्टिडाइल बोल रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हम जो वर्ड्स पढ़ेंगे उसको बहुत ध्यान से देखना है। मैं आपको तीनों स्टेप सिखा रहा हूं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के वक्त हम कोई अमीनो एसिड उसके कॉग्नेट टीआरएनए पे जोड़ते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉग्नेट? कॉग्नेट मतलब स्पेसिफिक। एंटी कोडोन के हिसाब से अमीनो एसिड जोड़ा जाता है। सही है? किसके हिसाब से जोड़ा जाता है? एंटी कोडोन के हिसाब से है। एंटी कोडोन के हिसाब से उस पर क्या जोड़ा गया है? अमीनो एसिड। देखो, कोडोन के लिए कोड करता है और एंटी कोडोन का अपोजिट कोड होना चाहिए एमआरएनए पे, उसके हिसाब से हर टीआरएनए पे अलग अमीनो एसिड जुड़ता है। क्लियर है? हर टीआरएनए पर अलग अमीनो एसिड जुड़ता है। ठीक है, क्लियर? एक सवाल पूछूंगा, देखें कौन बताएगा इसको। बताना है नहीं बताना? चलो बता देते हैं। ट्रिपल जी है, GGC है, GGU है, ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए है। ठीक है, यहां पर क्या आएगा? यहां पे CCG, यहां पे CCA। अब ये तीनों ग्लाइसिन के लिए। अब मेरी बात सुनो, मुझे एक चीज समझ में आ रही है, अमीनो एसिड सेम है, ठीक है। अब क्या है, या तो एक पॉसिबिलिटी है इनके 3 अलग अलग आरएनए हो, ठीक है, सही है। भाई मुझे 3 अलग अलग आरएनए चाहिए होंगे ना, 3 अलग अलग टाइप के, जिनके एंटी कोडोन अलग हैं। आपको समझ आ रहा है? भाई तीनों के एंटी कोडोन अलग है, पर अमीनो एसिड तो सेम जोड़ना है इनको, क्योंकि जेनेटिक कोड डीजनरेट होता है। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। उन्होंने कहा एक काम करो, एक ही रख लेते हैं, आखिरी वाला नॉन कॉम्प्लीमेंट्री अलाउ कर देते हैं। समझ आया? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आखिरी वाला बेस पेयर हटा ही दूं, उसको देखना छोड़ दूं, तो एक टीआरएनए से तीनों के लिए अमीनो एसिड जोड़ पाएगा वो? नहीं। नहीं आया ना समझ? नहीं समझना है, ऐसे ही कर रहा था मैं, छोड़ दो। आ जाओ, नोट करो, पहले आगे चलेंगे। नोट करो, आगे चलेंगे जल्दी। कर लो बेटा जल्दी से, लिख लिया? बच्चे आज 2 टॉपिक पढ़ने हैं, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन, प्लीज जल्दी पढ़ें। ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास में मात्र 15 मिनट का ब्रेक होगा। ठीक है, अगली क्लास किसकी है? ठीक है, 15 मिनट का ही होता है, तुम लोग आधा घंटा कर देते हो उसे। हो सकता है ब्रेक भी ना हो।
ठीक है, वाह, और क्या? हम्म। है, क्या बोल रहा है? तो क्या हो गया फिर? पढ़ता तू नहीं है, रिवाइज मैं कर रहा हूं। सही है ना? है भाई, तू समझता नहीं है, एक बार में मैं तीन तीन बार समझा रहा हूं, इसमें किसकी गलती है? इसमें मेरी गलती है। लाइक, एक मिनट। सुनो सारे। हाँ सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, कुछ चीजें क्वेश्चंस के थ्रू भी एक्सप्लेन की जाएंगी। उसमें एक एक का एक्सप्लेनेशन ये है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन सिर्फ सिर्फ एमआरएनए के लिए नहीं होती। टीआरएनए बनने के बाद उसके 3' एंड पर 3 न्यूक्लियोटाइड जोड़े जाते हैं, जिनका नाम सीसीए है। तो कुछ क्वेश्चंस में चीजें हैं ऐसी, पर वो अब रेलेवेंट नहीं रही, इसलिए थ्योरी पढ़ाते वक्त नहीं पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन में है, आप कर लो, याद रह गई ठीक है, नहीं रही तो नहीं, ठीक है। ऐसा आने के चांसेस कम है। बस इस बात का ये मतलब है, हम ये समझते हैं कि तीनों टाइप के आरएनए में सिर्फ मॉडिफिकेशन एमआरएनए के लिए होती है, ऐसा नहीं है। और भी आरएनए के लिए होती है, बस इस बात को याद रखना है। ठीक है, यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। भाई फोन नहीं चलाओ, ठीक है? चलें, आ जाओ। सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन। ध्यान से सुनना। इनिशिएशन कैसे हो रहा है आपको समझना पड़ेगा, और क्या याद करना उसमें समझो। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है? सबसे पहले ध्यान देंगे, मेरे पास एमआरएनए होता है। एमआरएनए साइटोप्लाज्म में होता है। वो जाकर जुड़ जाता है किससे? 30s सब यूनिट से। 30s ना लिख के मैं लिख रहा हूं स्मॉल सब यूनिट, सही है? तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सी सब यूनिट एमआरएनए से जुड़ती है? स्मॉल सब यूनिट। इस बात में कोई डाउट है किसी को? नहीं। उसके बाद जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, ये दोनों जुड़ जाते हैं आपस में, तो इनके पास, हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या बन गया? एमआरएनए, और उसके साथ हमने डॉट करके क्या लिख दिया? स्मॉल सब यूनिट लिख दी। यस और नो? क्या लिख दी? स्मॉल सब यूनिट लिख दी। तो स्मॉल सब यूनिट का मतलब हो गया 30s या 40s, सही है? ये हमने लिख दिया।
अब क्या हो गया, इस पर आकर चार्ज टीआरएनए जुड़ता है। क्या जुड़ता है? चार्ज टीआरएनए आता है। अब तो तीसरी चीज क्या आती है? चार्ज टीआरएनए आती है। यस, ठीक है। अब मेरे पास तीन चीजें हो गई, कौन कौन? एमआरएनए, उसके बाद कौन आया था? स्मॉल सब यूनिट मान लेते हैं, फिर क्या आ गया? टीआरएनए आ गया। और ये टीआरएनए जो है ये मिथ्योनिन वाला है। हाँ भाई, ये मिथ्योनिन वाला है। इधर सुनो, मेरी बात सुनो, सुनना। हम राइबोसोम पे दो साइड पढ़ेंगे, एक पी और ए। मैं कह रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, हर एक बंदा यहां से आके ऐसे हाथ पकड़ के चेन बना रहे हैं। तो हर एक बंदा, मान लो ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, एक साइड में आ रहा है, तो पहले बंदे को दूसरे की राइट में आना पड़ेगा अगर सारा लेफ्ट में आ रहा है। अपोजिट बात बोलता हूं, मान लो सब लोग मेरे राइट साइड में आ रहे हैं, तो जो पहला आएगा उसको तो किसी के लेफ्ट में आना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो जो पहला टीआरएनए आता है वो अलग साइट पे आता है, उसके बाद के सारे टीआरएनए एक कॉमन साइट्स पे आते हैं। ये क्लियर है लॉजिक? समझ में आ रहा है? क्लियर? तो हमने यहां पर क्या लिखा, एमआरएनए ये हो गया। अब यहां से मैं अब लाऊंगा लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट मान लो 50s लाऊंगा, तो मेरे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया। अब मेरे पास एक कंप्लीट बन जाता है जिसमें क्या क्या है? 30s है, यस, ठीक है, और क्या है? एमआरएनए है, और क्या है बताओ? उसके बाद क्या है? टीआरएनए है, और उसके बाद क्या है? लार्ज सब यूनिट है 50s। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक कोई दिक्कत है? सीक्वेंस याद रहेगा इनिशिएशन का। इनिशिएशन में कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनता, तो इनिशिएशन पे मेरे पास ये एक एमआरएनए है। इस एमआरएनए पर कुछ सीक्वेंस लिख रहा हूं, मुझे बताना आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये मान लो यहां से मेरे पास AUG है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस स्टार्ट कोडोन है, तो ये वाला यूटीआर हो गया। हाँ भाई, ये यूटीआर हो गया। फिर मैंने यहां ट्रिपल यू लिखा, फिर मैंने यहां लिख दिया UGG, फिर मान लो मैंने GGC लिख दिया, या GAG। GAG किसके लिए होता है? वैलीन के लिए, सिकल सेल अनीमिया, सही है। और यहां मैंने लिख दिया UA, स्टॉप कोडोन। क्या चीज? GAG इज रिप्लेस बाय GUG, या GUG इज, हाँ ठीक है, ग्लूटामिक एसिड, सही है। कोई नहीं, कोई नहीं भाई, म्यूटेशन नहीं हुई, इधर ध्यान दे। तो मुझे आपको 4 अमीनो एसिड की चेन बना के दिखानी है। कौन से 4 की बना के दिखानी है? मिथ्योनिन, फिनाइलएलानिन, समझ में आ रहा है सबको? मुझे किसकी चेन बना के दिखानी है? मिथ्योनिन की बना के दिखानी है, ठीक है। इधर देखो बेटा, इधर देखो सब लोग, बोर्ड पे ध्यान दो। मेरे पास ये बन गया राइबोसोम की छोटी सब यूनिट। इसके बाद यहां पर आया था चार्ज टीआरएनए, ऐसे समझो। इसकी, ये मेरे पास राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है, ये वाली। इसके बाद यहां पर आया था चार्ज टीआरएनए ऐसे, और फिर मेरे पास ये आ गई थी बड़ी सब यूनिट। ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये मेरे पास एक साइट थी जिसको हमने पी साइट बोला, और ये वाली मेरे पास ए साइट होती है। ये साइट्स होती हैं, ये साइट तब बनती है जब बड़ी सब यूनिट आकर जुड़ती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वाली सब यूनिट कौन सी है? लार्ज, सही है। ये वाली कौन सी है? स्मॉल। और यहां पर दो साइट हैं, इस साइट को कहते हैं पी साइट, और इस वाली को कहते हैं ए साइट। अब ये साइट तब बनती हैं, ये साइट कब बनती है बेटा? जब हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, जब हमारे पास दोनों सब यूनिट जुड़ जाती हैं। पहला टीआरएनए पी साइट पर आता है, इसके बाद सारे टीआरएनए ए साइट पे आएगा। जो मैंने बात बोली उसका ये मतलब है। तो पहला टीआरएनए मिथ्योनिन लेकर कौन सी साइट पर आया है? पी साइट पर आया। पी साइट तब बनती है जब लार्ज सब यूनिट जुड़ जाती है, क्लियर है। और ए साइट जो है, ध्यान सुनेंगे, ए साइट जो है वो हमारे पास यहां पर है, और ये पी साइट है। अब ये मेरे पास इनिशिएशन हो चुकी है। इनिशिएशन में सबसे पहले कौन आया था? स्मॉल सब यूनिट, उस पे जुड़ा एमआरएनए, फिर उस पे टीआरएन, चार्ज टीआरएनए, और फिर उस पे लार्ज सब यूनिट। इनिशिएशन खत्म। इनिशिएशन में कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा, इसका मतलब ए साइट पर कोई टीआरएनए नहीं आया। समझ आ रहा है? राइबोसोम पर दो साइट होती है, एक पी साइट और ए साइट। तो हम चाहें तो यहां दिखा भी सकते हैं, ध्यान सुनेंगे। मेरे पास जब राइबोसोम होता है, राइबोसोम पे मेरे पास दो साइट्स बनती हैं, ध्यान से देखेंगे।
एक साइट मेरे पास पी साइट है और एक साइट मेरे पास ए साइट है। तो ये वाली साइट को मैं पी बोल रहा हूं, ध्यान देंगे, ये वाली साइट को मैं पी बोल रहा हूं, इसको बोल रहा हूं ए। पी की फुल फॉर्म है पेप्टिडाइल। क्या नाम है? पेप्टिडाइल साइट। और ए का मतलब है अमीनो असाइल साइट। अब इसका नाम बता रहा है कि यहां पर वो चार्ज टीआरएनए आएगा जिसपे अमीनो एसिड जुड़ा होगा, इसलिए इसका नाम ए साइट है। पहली वाली पर फर्स्ट टाइम टीआरएनए आता है, उसके बाद सारे टीआरएनए इसी साइट पर आएंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्या? ए साइट। क्या नाम रखा गया है? ए साइट। ए साइट की फुल फॉर्म क्या है? अमीनो असाइल साइट। पी साइट की फुल फॉर्म क्या है? पेप्टिडाइल साइट। हम आपको यह दिखाएंगे कि पी साइट पर पहले अमीनो एसिड के बाद हमेशा एक पेप्टाइड की चेन प्रेजेंट होगी और ए साइट पर हमेशा नया टीआरएनए अमीनो एसिड के साथ आएगा, इसलिए इनके नाम ऐसे रखे गए। ये नाम इनके फंक्शन के हिसाब से। क्लियर है? साइट बनानी हो जल्दी बना लो और लिख लो, अगली स्लाइड पे आ रहे हैं जो हमने लिखना। फिर टू साइट ऑन राइबोसोम, जल्दी करेंगे, जल्दी 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 करो बेटा। भाई बात क्यों कर रहे हो? अच्छा, हाँ बेटा बता। पहला चार्ज टीआरएनए पी साइट पे आता है, सब ए पे आएंगे। मैंने क्या बोला? मैंने कहा अगर मुझे चेन बनानी है और हर बंदा एक के लेफ्ट राइट साइड में आ रहा है, तो किसी को पहले लेफ्ट में आना पड़ेगा किसी के। समझ में आ रहा है? तो पहला टीआरएनए पी साइड पे, बाकी के सारे ए साइड पर। सही है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं? बड़ा सब यूनिट नहीं हटेगा, नहीं। एक्चुअल में क्या है कि इसमें जब तक, इसीलिए मेरी बात सुनो ध्यान से, पी साइट पर क्यों नहीं आता? पी साइट पर घुसने की जगह ही नहीं है। इस राइबोसोम में घुसने की जगह है टीआरएनए को, जगह सिर्फ ए साइट पे घुसने की है, इसीलिए दूसरी सब यूनिट टीआरएनए जुड़ने के बाद जोड़ी थी। हमने क्या किया? पहले 30S जोड़ा, किसके साथ? एमआरएनए के साथ। चार्ज टीआरएनए जोड़ा, उसके बाद सब यूनिट जुड़े। इसका क्या लॉजिक हुआ फिर? इसका लॉजिक ये हुआ कि पी साइट पे आने के लिए बाहर से टीआरएनए जगह ही नहीं है। मतलब मान लो इसमें छेद होता राइबोसोम में, ऑल तो मेम्ब्रेन नहीं होती, छेद होता, तो इसका मतलब छेद उस जगह है, पोर उस जगह है जहां से आप ए साइट पे आ सकते हो, पी साइट पे नहीं आ सकते। इसीलिए पहले हमने टीआरएनए जोड़ा, फिर राइबोसोम जोड़ा है, बड़ी सब यूनिट। अब उसके बाद जगह ही नहीं है पी साइट पे घुसने की, जगह सिर्फ किधर घुसने की है? ए साइट पर। इसका मतलब जब भी मुझे नया टीआरएनए लाना है, ए साइट खाली होनी चाहिए। अब समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है बेटा, ये लॉजिकली मतलब ऐसे बैठता है। आगे चलेंगे, ये वाला लिखेंगे सब लोग, चलो ये वाला लिखेंगे। मैं 4 अमीनो एसिड की चेन बना के दिखा रहा हूं, जल्दी बेटा, जल्दी फास्ट। इनिशिएशन में कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा। यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बनाएं। चले आगे। ये वाला लिख लो, आगे बता रहा हूं, इलोंगेशन।
अब इलोंगेशन के लिए बात कर रहे हैं। इनिशिएशन समझ में आ गया सबको? ठीक है, इनिशिएशन में पहला टीआरएनए एयूजी पे आएगा और एयूजी कौन सी साइट पे प्रेजेंट है? पी साइट पर प्रेजेंट है। तो इनिशिएशन में हमारे पास एयूजी पी साइट पे प्रेजेंट है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बस। चलो, इनिशिएशन में एयूजी पी साइट पर है, नया टीआरएनए कहां आएगा? अब ए साइट पर। कौन सा आएगा? चार्ज। कौन सा आएगा? चार्ज टीआरएनए। समझ में आ रहा है? कौन सा आएगा? चार्ज टीआरएनए। अब बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे। हमारे पास ये आ गया, ये एक एमआरएनए यहां पर, यहां 5' 3', यहां राइबोसोम की सब यूनिट है। ठीक है, ये राइबोसोम की सब यूनिट है। यहां पर मेरे पास क्या था? ये एयूजी। यहां पर क्या है? दूसरा ट्रिपल यू। मेरे पास एक टीआरएनए आया है और वो टीआरएनए ऑलरेडी प्रेजेंट है। सही है, वो टीआरएनए ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो क्या लेकर आया है? चार्जिंग लेके आया है। चार्जिंग में क्या लाया था? मिथ्योनिन लाया था। यस, तो वो टीआरएनए अपने साथ लाया था मिथ्योनिन। क्या लाया था? मिथ्योनिन लाया था। सही है, वो टीआरएनए अपने साथ क्या लाया था? मिथ्योनिन लाया था। तो हमारे पास ये मिथ्योनिन है। ठीक है, हम लोग इसको मिथ लिख रहे हैं शॉर्ट में। सुनो ध्यान से, ये मिथ्योनिन है हमारे पास जो टीआरएनए लेकर आया था, हम यहां जोड़ दिया इसके पास। ठीक है, ये प्रेजेंट है ऐसे। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? यहां पर इसके 3' एंड पर है। अब एक और टीआरएनए आएगा बाहर से। अब मैं इसका कलर अलग बना रहा हूं टीआरएनए का। कोई बताएगा क्यों? क्योंकि पहला वाला टीआरएनए इनिशिएटर था। सही है, और ये कौन सा अमीनो एसिड लेके आएगा? फिनाइल एलानिन। ये फिनाइल एलानिन लेके आएगा क्योंकि ट्रिपल यू किसके लिए कोड करता है? फिनाइल एलानिन के लिए। ये मैंने यहां पर इससे रीड करा कोड। देखो, इसके एंटी कोडोन से ये कोड रीड करेंगे, ये आकर यहां लग जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है। इनिशिएटर को अलग क्यों किया? पहला, एक तो इनिशिएटर टीआरएनए अलग क्यों है? पहला, उसको आकर लगना है पी साइट पर, तो पी साइट पर ही लगे, कुछ ऐसा होना चाहिए। मतलब इसके पास कोई स्पेशल फीचर होना चाहिए कि वहीं आकर लगे, नहीं तो प्रोसेस खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसको अलग बनाना पड़ा। ठीक है, अब इस पर कौन सा अमीनो एसिड बताया हमने? फिनाइल एलानिन। अब देखो क्या करते हैं, ये वाला मेरे पास टीआरएनए यहां आया ऐसे, ये यहां आ रहा है। अब हम इस अमीनो एसिड को उठाकर इसके ऊपर रख देते हैं ऐसे। याद करो, मैंने जब चार्जिंग के बाद एक बॉक्स बनाया था, मैंने अमीनो एसिड फ्री किया था। एक तरफ COH, एक तरफ NH2 था, और उसके COH ने इसके NH2 से बॉन्ड बनाया क्योंकि इसका NH2 फ्री है। ये समझ में आया? क्लियर? तो जैसे ये काम होगा, जैसे ये काम होगा मेरे पास, इसके लिए मुझे एक एंजाइम चाहिए जो ये काम करेगा। उसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। क्या नाम है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। समझो ध्यान से। तो मेरे पास यहां पर, अब मेरे पास यहां पर क्या सिचुएशन है कि ये मेरे पास 5' से 3' है। यहां पर मेरे पास AUG था। यस, और यहां पर मेरे पास क्या था? ट्रिपल यू था। यस, अब यहां पर जो टीआरएनए है, इस टीआरएनए पर 2 अमीनो एसिड है। एक वो लेकर आया है, क्या नाम है उसका? फिनाइल एलानिन। और उसके ऊपर उठाकर हमने किसको रखा है? मिथ्योनिन को। इनके बीच में बॉन्ड बन गया पेप्टाइड। क्लियर है? यस, ये वाली साइट मेरे पास ए थी और ये वाली साइट क्या थी? पी साइट थी। अब मेरे पास ये जो है, ये बड़ी सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। क्लियर है? अब ये मेरे पास क्या है बेटा? ये मेरे पास क्या है, आप समझो ध्यान से। ये यहां पर मेरे पास फिनाइल एलानिन था जिसके एंड पर यहां NH2 था। अब ये पी साइट खाली हो जाएगी। कैसे? वो टीआरएनए जो है
ये बाहर चला जाएगा यहां से, पी साइड से टीआरएनए कहां चला गया, बाहर चला गया। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो। मिथ्योनिन का क्या फ्री है, COH NH2 दोनों फ्री है। फिनाइल एलानिन का क्या फ्री, NH2। समझ में आ रहा है? तो फिनाइल एलानिन के ये NH2 है, उसका COH बॉन्ड करेगा, तो अब मिथ्योनिन के पास यहां NH2 फ्री आएगा। मैंने क्या बताया, याद करो। मैंने लिखा ये क्या था, मिथ्योनिन था। इसका इधर कौन सा ग्रुप है, COH, इधर कौन सा है, NH2। सही है, ये टीआरएनए जुड़ा हुआ है, इसके साथ यहां कौन सा ग्रुप फ्री है, NH2। तो इसको इसके साथ बॉन्ड बना देंगे, तो मिथ्योनिन का कौन सा फ्री होगा, NH2। अरे सही है, बोलो। पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होगा, टीआरएनए लीव करके चला गया, तो मेरे पास चार्ज टीआरएनए कौन सी साइड पर आया है, चार्ज टीआरएनए किस पर आया, ए साइड पर, ऑन ए साइड, यस। उसके बाद क्या होगा, हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। हमने क्या किया, अमीनो एसिड कौन सी साइड से, अमीनो एसिड पी साइड से, पी साइड से ट्रांसफर कर दिया किस पर, ट्रांसफर ऑन ए साइड। कौन सा बॉन्ड बनाया, पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। कोई दिक्कत है किसी को, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर दिया, यस और नो, क्लियर है, सही है। अब आ जाओ अगला स्टेप, ये तो ये स्टेप हो गया, ये वाला स्टेप हो गया। आगे की कहानी, आगे की कहानी ये है कि राइबोसोम को आगे मूव कर दो एक स्टेप, राइबोसोम को एक स्टेप आगे मूव कर दो। कैसे, ये देखो। आपने क्या किया, ऐसा कुछ किया कि AUG राइबोसोम से बाहर हो गया। अब यहां पर ट्रिपल यू है, और वहां पर तीसरा देखो क्या है, UGG, क्या है, UGG। अब ये आपके पास राइबोसोम था, ये रहा ऐसे, और ये राइबोसोम है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, मेरे पास वो जो टीआरएनए आया था, जो कौन सी साइट पर आया था, ए साइट पर। जो टीआरएनए हमारे पास ए साइट पर आया था, यहां पर ध्यान देंगे, ये जो टीआरएनए हमारे पास ए साइट पर आया था, इसके पास दो अमीनो एसिड है, एक फिनाइल एलानिन है और दूसरा कौन सा है, मिथ्योनिन है। सही है। अब जब मैंने इसको राइबोसोम को यहां से आगे किया, जब राइबोसोम को मूव किया, एक स्टेप मूव करते हैं सिर्फ, तो राइबोसोम को मूव किया, तो राइबोसोम को जब मैंने मूव किया तो AUG बाहर आ गया। भाई देखो, राइबो ये mRNA है, ये mRNA है, ये वाला ब्लैक वाला, मैं इस mRNA को ऐसे खींच रहा हूं, तो राइबोसोम इधर हो गया, उससे लगा हुआ इस ट्रिपल यू से टीआरएनए भी पी साइड पे चला गया। तो टीआरएनए अब कौन सी साइड पर आ गया, पी पर आ गया, ए साइड खाली हो गई। तो राइबोसोम को एक स्टेप आगे मूव किया, तो जब राइबोसोम को मूव किया है फॉरवर्ड, जब मैंने मूव किया है फॉरवर्ड, तो कौन सी साइड खाली हो गई, ए साइड खाली हो गई, बोलो, ए साइट एम्प्टी हो गई। जब ए साइट एम्प्टी हो जाएगी, तो क्या मेरे पास फिर से चार्ज टीआरएनए आएगा। अब चार्ज टीआरएनए अब कौन सा अमीनो एसिड लेकर आएगा, अब कौन सा आएगा यूजीजी के लिए, ट्रिप्टोफान। क्या आएगा, ट्रिप्टोफान आएगा। यूजीजी के लिए क्या होता है, ट्रिप्टोफान होता है। सही है। अब मान लो यहां पर टीआरएनए आ गया, अब मेरे पास फिर से टीआरएनए आ गया यहां पर। ठीक है, अब जरा देखना ध्यान से, मेरे पास ये बाहर आ चुका है, कौन, AUG, ये बाहर आ चुका है। यहां पर क्या है, ये ट्रिपल यू है, और यहां पर ये क्या है, UGG है। सही है। ट्रिपल यू कौन सी साइड पर है, पी साइड पर, और UGG कौन सी साइड पर है, ए साइड पर। अब जरा ये देखो, मेरे पास ये टीआरएनए है जिसके पास दो अमीनो एसिड है, कौन कौन से, फिनाइलएलानिन और मिथ्योनिन, फिनाइलएलानिन और मिथ्योनिन, दो अमीनो एसिड है। कोई दिक्कत है किसी को। अब जो दूसरा टीआरएनए आया, उसके पास क्या है, ट्रिप्टोफान है, यस। अब क्या करो, इन दोनों को उठा के रखो इसके ऊपर, इन दोनों को उठा के रखो। आप अगर ध्यान से देखें, पहले वाले को हटा दो, उसके बाद तो चेन उठा उठा के रख रहे हैं। क्या उठा के रख रहे हैं, चेन उठा के रख रहे हैं। इसीलिए एंजाइम का नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, क्योंकि वो चेन पेप्टाइड की नहीं है, पेप्टिडाइल है, क्योंकि उसका COH ग्रुप टीआरएनए से जुड़ा हुआ है। तो एंजाइम का नाम क्या है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, जो 23S rRNA है। यस और नो। जो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनवाया ना, जिसने इसको उठाकर इसके ऊपर रखा, या इस चेन को उठाकर इसके ऊपर रखा,
ये खाली हो जाएगा, फिर चला जाएगा राइबोसोम, फिर एक स्टेप आगे। समझ आया? दिमाग खोल के पढ़ बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं सब लोगों को, आप लोग को अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगेंगी, सबके लिए कह रहा हूं, सीरियस पढ़ा करो, ध्यान से सुना करो, एक बार में आना चाहिए आप लोगों को। रीजन हम लोग फैब में पढ़ रहे हैं, ठीक है? डाउट पूछने का मना नहीं है, प्लीज कोशिश करो ध्यान से समझने की, रिलेट करना आपको जरूरी है। मैं फिर दिखा रहा हूं, आप देखो ध्यान से, पी साइड पर टीआरएनए है, इस पर क्या जुड़ा है? मिथ्योनिन। कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको उठाकर इस पे रख दिया फिनाइलएलानिन पे, ये टीआरएनए खाली हुआ, ये बाहर चला गया। अब मैंने क्या किया, राइबोसोम को एक स्टेप आगे किया, तो ये एयूजी बाहर आ गया, ट्रिपल यू कहां पहुंच गया? पी पर, उस पर टीआरएनए जुड़ा हुआ था। अब ये टीआरएनए चार्ज वाला यहां आ गया। अब ये मैं जब ये चेन तोड़ूंगा तो इसका COH ग्रुप फ्री हो जाएगा इसको, क्योंकि यहां तो NH2 है, सही है? ये चेन उठाकर मैंने इसके ऊपर रख दी, इसका NH2 फ्री था, क्लियर है? इसका NH2 फ्री था, ये फिर खाली हो गया, ये बाहर चला गया, राइबोसोम फिर एक स्टेप आगे जाएगा, कौन सी साइड खाली हो जाएगी? ए। कौन सी साइड खाली हो जाएगी? ए साइड खाली हो जाएगी, फिर चार्ज टीआरएनए। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ए साइड पर स्टॉप कोडोन ना आ जाए। तो जब हम टर्मिनेशन की बात करते हैं, तो टर्मिनेशन में क्या होता है एग्जैक्टली समझो। टर्मिनेशन बेटा, टर्मिनेशन में क्या होगा देखो, टर्मिनेशन में ये होना चाहिए, आपके पास कौन बाहर आ चुका है? एयूजी बोरा, और कौन बाहर आ चुका है? ट्रिपल यू बाहर आ चुका है, और कौन बाहर आ चुका है? यूजीजी भी बाहर आ चुका है, और कौन बाहर आ चुका है? जीएजी भी बाहर आ चुका है। नहीं, जीएजी पी साइड पे रहेगा, और ये क्या है? यूए है। अब यहां पर राइबोसोम है, ध्यान से सुनना, यहां पर मेरे पास वो टीआरएनए है जिसके पास अमीनो एसिड जुड़े हैं, देखो कौन से। सबसे पहला अमीनो एसिड इसका, जीएजी का। जीएजी का कौन सा है? वेलिन। इसका ट्रिप्टोफान, ये समझ में आ रहा है? इसका फिनाइलएलानिन, इसका किसका? ग्लूटामिक एसिड है। क्या हो गया? अरे यार तुम लोग कितना परेशान हो, क्या फर्क पड़ रहा है? प्रोसेस समझो ना, शाबाश, तुम्हें फर्क पड़ रहा है। ग्लूटामिक एसिड, आगे ट्रिप्टोफान, फिनाइलएलानिन, और ये मेरे पास मिथ्योनिन, ये चेन बन गई। अब ये क्या है यहां पर? स्टॉप कोडोन। कौन सी साइड पर? स्टॉप कोडोन कहां पर है? कहां पर है? ए साइड पर। कोई दिक्कत? अब क्या है बेटा, हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं ऐसे, इनको कहते हैं रिलीज फैक्टर। ये रिलीज फैक्टर क्या होते हैं? ये स्टॉप कोडोन पे जाके जुड़ जाते हैं। ये क्या करते हैं, जब पी साइड पर, ये सॉरी ए साइड पर कौन आता है? स्टॉप कोडोन, तो इन्हें कहते हैं रिलीज फैक्टर। ये रिलीज फैक्टर क्या होता है? ये जाकर जुड़ जाता है इस पर, स्टॉप कोडोन पर। तो रिलीज फैक्टर बाइंड करता है स्टॉप कोडोन पे, क्योंकि उसका तो कोई टीआरएनए है नहीं, और वो क्या करता है? इस चेन को रिलीज कर देता है। किसकी चेन? पॉलीपेप्टाइड की। पॉलीपेप्टाइड की चेन किससे रिलीज करनी है? टीआरएनए से। मेरी बात समझ में आ रही है? इस चेन को यहां से तोड़ के फ्री करना है, क्लियर है? इस चेन को यहां से तोड़ के फ्री करना है। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब देखो ध्यान से सुनो, अगर आप ध्यान से देखोगे, मिथ्योनिन का जो एंड है वो NH2 है, ये देखो, ये क्या है? NH2 है, इधर COH है, मेरी तरफ देखना, इधर मिथ्योनिन यहां ऊपर है, हर बार नया अमीनो एसिड यहां आ रहा है, मिथ्योनिन फिक्स है। अगर आप इस सब में देखो, सबसे ऊपर कौन है? यहां सबसे ऊपर मिथ्योनिन ने नीचे वाला अमीनो एसिड बदला, यहां पर सबसे ऊपर मिथ्योनिन ने नीचे वाला बदला, तो इसका मतलब ये वाला टर्मिनल N है और ये C है, तो प्रोटीन N टर्मिनल से C टर्मिनल की तरफ बढ़ती है। जो एंड फिक्स है वो कौन सा है? N, और जिस पे चेंज हो रहा है वो कौन सा है? C। तो प्रोटीन किस डायरेक्शन में बढ़ रही है? N टर्मिनल से C टर्मिनल तक बनती है। अब समझ में आ रहा है? बोलो, यहां तक क्लियर है? कौन सी सब यूनिट से प्रोटीन निकलती है? लार्ज वाले के बीच में जगह है, वहां से ऐसे प्रोटीन निकल रही होती है। जब प्रोटीन वहां से निकलती है, वही लार्ज सब यूनिट घूम के जाकर ER पे लगती है, इसीलिए बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लार्ज सब यूनिट बाइंड करती है
और वो प्रोटीन वहां से निकल के ईआर के ल्यूमन में घुसती है। फिर समझ में आ गया? याद करो, आपको लिखवाया था कौन सी सब यूनिट बाइंड करती है, लार्ज। तो जो लार्ज सब यूनिट है उसके बीच में से प्रोटीन धीरे धीरे बढ़ती 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 निकलती जाती है। समझ में आया? ये वाली यहां से, अब यहां पे सुनेंगे ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ पेप्टाइड बॉन्ड सिर्फ कौन से स्टेप में बन रहा है? इलोंगेशन। इनिशिएशन में नहीं बना, टर्मिनेशन में नहीं बना। टर्मिनेशन कब होगी? जब स्टॉप कोडोन कहां आएगा? ए साइट पर आएगा। इनिशिएशन कब होगी? जब चार्ज टीआरएनए पी साइट पर आएगा। इलोंगेशन कब होगी? जब चार्ज टीआरएनए ए साइट पर आएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? एंजाइम का नाम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्यों रखा? क्योंकि हर बार पेप्टाइड की चेन को उठाकर ट्रांसफर कर रहे हैं। आप एनसीईआरटी का ये डायग्राम देखो, उसने एक डायग्राम से पूरा समझा दिया कैसे। इधर देखेंगे सारे बच्चे, ये वो टीआरएनए है जो पी साइड से जा रहा है। मान लेते हैं ये वो टीआरएनए जिसने अपनी चेन दे दी। ये देखो चेन उठा के इसके ऊपर रख रहा है। ये वो टीआरएनए है जो ए साइट पर आ रहा है। ये वो है जो चला गया, इसने उठाकर इसके ऊपर रख दी, राइबोसोम आगे बढ़ा। समझ में आ रहा है? और ये वाला किस पर आ गया? ए पर आ गया। सही यही है ना? ये जा रहा है पी साइड से, इसको उठा के रख रहे हैं इसके ऊपर, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। इधर कौन सा ग्रुप फिक्स होगा? इसने लिखा नहीं, यहां पे मिथ्योनिन चाहिए। कौन सा ग्रुप फिक्स होगा? NH2। यहां क्या होगा? COH। क्लियर है? ये टीआरएनए देखो अमीनो एसिड लेकर आ रहा है, चार्ज है। ये वाला चार्ज नहीं है, दिख रहा है सबको? क्लियर? ये चार्ज नहीं, ये चार्ज है, वो चार्ज नहीं है। क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। इसका मतलब हमारे पास एक सीक्वेंस है, ध्यान से सुना जो मैं यहां पे बनाने वाला हूं। सीक्वेंस ये, और उसके कुछ पॉइंट्स लिखूंगा मैं। सीक्वेंस क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले इनिशिएशन में क्या हुआ है? 30S प्लस mRNA प्लस tRNA। कौन से वाला? मिथ्योनिन वाला, नहीं? और कौन सी साइट पर? पी साइट पर। यहां तक कोई दिक्कत है? उसके बाद लास्ट सब यूनिट कौन सी? 50S लिख देते हैं अब। ये इनिशिएशन हो गया। दिस इज इनिशिएशन। यही है इनिशिएशन। सही है? अब देखो ध्यान से क्या होगा। उसके बाद हम इलोंगेशन की बात कर रहे हैं। इलोंगेशन में पहला चार्ज टीआरएनए कौन सी साइट पर आ रहा है? चार्ज टीआरएनए किस पर? नहीं, ये वाला तो हो गया इनिशिएशन। इलोंगेशन में ए साइट पर आएगा। हम उसकी बात कर रहे हैं कि अब इलोंगेशन में हम किसकी बात कर रहे हैं? इलोंगेशन में। तो इलोंगेशन में चार्ज टीआरएनए कौन सी साइट पे आया? ए साइट पर आया। अब क्या करोगे? देखो, चार्ज टीआरएनए ए साइट पर आया। अब क्या किया बेटा हमने? हमने अमीनो एसिड या प्रोटीन की चेन, अमीनो एसिड या मैं लिख सकता हूं पेप्टाइड, उसको ट्रांसफर कर दिया पी साइट से ए साइट पर। यस, ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम पी साइट के टीआरएनए से टू ए साइट के टीआरएनए पर। यस और नो? उस चेन को उठा के रख दिया। उससे क्या हो गया? उससे मेरे पास पी साइट का टीआरएनए छोड़ के चला जाता है ना? खाली हो गया ना वो। तो पी साइट का टीआरएनए क्या हो गया? लीव। उसको छोड़ के जाना है अब। उससे कौन सी साइट खाली हो गई? पहले पी साइट खाली होगी, पी साइट एम्प्टी हो गई। यस। अब क्या होगा? अब राइबोसोम एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो जब राइबोसोम एक स्टेप आगे बढ़ता है, मूव वन स्टेप, सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ेगा, उससे कौन खाली हो जाएगा? ए साइट खाली। अगर ए साइट खाली हो गई तो क्या ये स्टेप फिर रिपीट नहीं होगा? साइकिल बन गई। समझ आ रहा है? देख लो, पढ़ लो एक बार। ठीक है। सबसे पहले चार्ज टीआरएनए आएगा ए साइट पर, उसके बाद अमीनो एसिड की चेन उठा के रख देंगे, उसके बाद पी साइट खाली हो गई क्योंकि टीआरएनए लीव, पी साइट खाली हुई, राइबोसोम एक स्टेप आगे बढ़ा, कौन सी साइट खाली हुई? ए साइट खाली हुई, चार्ज आरएनए फिर। अब आए टर्मिनेशन पे। टर्मिनेशन पे क्या हो रहा है? टर्मिनेशन कौन कहां जा रहा है बताएं?
टर्मिनेशन पे कौन कहां जा रहा है, सुनते रहें। सबसे पहले स्टॉप कोडोन कहां है? स्टॉप कोडोन ऑन ए साइट, यस, सही है। उसके बाद क्या करेगा? रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर रिलीज कर देगा किसको? रिलीज किसको? पॉलीपेप्टाइड को। तो इसका मतलब टर्मिनेशन में कोई भी टीआरएनए स्टॉप कोडोन के लिए नहीं आता। खत्म, ये ट्रांसलेशन है बस। यूटीआर पढ़ चुके हैं, 5' से पहले, 3' के बाद। क्लियर है? एंजाइम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यस, चार्जिंग, चार्जिंग के लिए एटीपी चाहिए, यस। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या है? रिक्वायर एटीपी, यस और नो? ठीक है, क्लियर। पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाएगा? सुनेंगे ध्यान से। ए साइट एंड पी साइट होती लार्ज सब यूनिट पे। एनसीईआरटी इस बात को लिखती है, प्रेजेंट ऑन लार्ज सब यूनिट, उसको हम लार्ज सब यूनिट पर लेकर चलते हैं। तीसरी बात ध्यान सुनेंगे, ए साइट और पी साइट कहां प्रेजेंट होते हैं? लार्ज सब यूनिट पे प्रेजेंट होते हैं। तीसरी बात, हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है? पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाएगा? बाई पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। वो एक तरह का राइबोजाइम है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो क्या है बेटा? जो क्या है? राइबोजाइम है। जो क्या है? राइबोजाइम है। यहां तक समझ में आ रहा है? जो क्या है? राइबोजाइम है। यहां तक क्लियर है? बोलो, ये क्या है? एक तरह का राइबोजाइम है। कौन सा राइबोजाइम है? 23S RRNA किसमें? 70S वाले में। ठीक है, कौन सी सब यूनिट में होता है? लार्ज में होगा ना, 70S राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट में, यस। और 28S RRNA कौन से वाले में? ATS में, यस। स्टॉप कोडोन पे कौन बाइंड करता है? रिलीज फैक्टर। कौन बाइंड करता है? रिलीज फैक्टर। 3 स्टॉप कोडोन है, मैं आपको बताता हूं। 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, 2 तरह के रिलीज फैक्टर होते हैं। 3 है ना, उनको रिलीज फैक्टर बाइंड करके प्रोटीन रिलीज कर देता है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ये समझ में आ गया? ये आ गया समझ में? पर बनाओगे कैसे? जल्दी बनाओ। पैर से भी बना लेता है, जल्दी कर, जल्दी बनाओ, जल्दी बना लोगे? जल्दी बनाओ, हाँ। एक मिनट यार, क्या कर रहे हो? उसका डाउट बता दूं? हाँ, क्यों? वो तो ट्रांसक्रिप्शन का काम है। ये क्या पढ़ रहे हैं? तो सेम चीज यूज कर लें। अच्छा, मान ले ऑयल है, पेट्रोल भी ऑयल है, मस्टर्ड भी ऑयल है, खाना बना लें उसमें? लाइक वो प्रोसेस अलग अलग है ना, प्रोटीन अलग चाहिए। पूछो, कुछ है किसी के पास? हाँ भाई। पहले वाला कैसे आता है? पहले वाले को साइट की जरूरत नहीं है, वो इनिशिएटर है, वो अलग है। उसके बाद तो साइट चाहिए मुझे, जब लार्ज सबनेट जुड़ जाती है साइट बन जाती है। एक्चुअल में समझाने के लिए है तो बस, ठीक है। और कोई किसी कुछ पूछना है? हाँ भाई, तू कहाँ जा रहा है भाई? ये देखो कहाँ चले गए, घूम रहे हैं इधर उधर। हाँ, कुछ पूछना है भाई? जल्दी लिखो जिसको लिखना है। दिख नहीं रहा है? दिख तो रहा है, चश्मा लगवा, लगा हुआ, अब क्या लगवाएगा? दिख तो रहा है भाई। लिखने का मन नहीं है, घर लिखो, अगले वाला लिखो। मैं वो पढ़ा रहा हूँ, जीन एक्सप्रेशन, मुझे जीन एक्सप्रेशन पढ़ाना पहले। हाँ भाई, ये लिख लेना आप लोग, पहले ये बताओ। 1 मिनट भाई, सुनो ध्यान से। ऐसे ऐसे क्या है? एक पेज छोड़ो और लिख लेना अपने आप। ये वाले में क्या दिक्कत है आपको? जगह छोड़ दो, वो बाद में लिखना, ये वाला लिखो पहले। ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। वो तो डायग्राम है, बना लेना, इसको बनाओ पहले।
ये लिखो फटाफट से, यही चाहिए मेन। हाँ बेटा, हाँ। अब क्लास के स्टार्टिंग में बताया नहीं था स्पेसिफिक, नालायक। तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, कॉग्निट बोला तो क्लास के स्टार्टिंग में आते ही। सुनता नहीं है ना, सुनता ही नहीं है तुम लोग। अब कॉग्निट बताया अभी, स्टार्टिंग में ही बताया कि हर टीआरएनए का एक स्पेसिफिक, हर अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है। तो चार्जिंग जो की जाती है वो स्पेसिफिक टीआरएनए पे की जाती है, ताकि उसका एंटीकोडन, जैसे मान ले मुझे एयूजी के लिए चाहिए, तो मैं उसके उस पे क्या होना चाहिए, अपोजिट एंटीकोडन पे यूसीसी, तब मैं उस पे मिथ्योनिन जोड़ूंगा। इसे कॉग्निट, कॉग्निट मतलब स्पेसिफिक। ठीक है, और बताओ। हाँ बेटा, एक्चुअल में ए साइट जो है उस पर अमीनो एसिड आता है, इसलिए उसका नाम ए साइट है टीआरएनए। और हाँ, और जब मैं किसी राइबोसोम को देखता हूं ना गिवन टाइम पे, उस पे पी साइट पे पेप्टाइड की चेन दिखती है। मान ली ये तो प्रोसेस है, एक मिनट रुक, प्रोसेस चलता रहता है। अगर मुझे किसी उसकी राइबोसोम की स्टिल फोटो लेनी है, तो पी साइट पे हमेशा पेप्टाइड की चेन वाला टीआरएनए मिलेगा। हाँ, हमेशा मिलेगा, या तो खाली मिलेगी, या तो खाली मिलेगी, या उस पे अमीनो एसिड, सॉरी पेप्टाइड वाला मिलेगा। और ए साइट या तो खाली मिलेगी, या उस पे टीआरएनए आएगा अमीनो एसिड वाला। इसलिए उसका नाम ए रख दिया, उसका नाम पी रख दिया। हाँ, फंक्शन ही मान लो एक तरीके से, नाम उसी तरीके से रखे जाते हैं। हाँ, रिलीज फैक्टर एंटीकोडन पे रखता है, और उसके बाद वो आगे चेन नहीं जाती है, वहां से वो रिलीज हो जाता है अमीनो एसिड की चेन। जो फर्स्ट टाइम में आता ना, उसके बाद तो कोई नहीं आता। हाँ, सिर्फ इनिशिएशन स्टेप पे। दोबारा बोल। हाँ, रिलीज फैक्टर, यस। चले भाई, बच्चे प्लीज लिख लो, और जिन्होंने लिखा हुआ एनसीईआरटी रीड कर लो, बैठ के टाइम मत पास किया करो। तुम लोग इतनी डांट खाते हो तब भी हाल है। संजय, भगवान तू बार बार पीछे देख रहा है, भगवान उल्टे बना देता ना गर्दन, सीधा बनाए, सीधा देख। आ गया। बेटा तू, पता नहीं है तुझे, मेरा भी ऑफलाइन छोड़ दिया हमने पढ़ाना, नहीं तो मैं दो चार की पिटाई कर देता था। हाँ, सीरियसली बता रहा हूँ, 11 12 वाले तो खासकर। नहीं, पिटाई नहीं करते, चलो। नहीं, जलील करते हैं सर, उससे काम चल जाता है। कौन सा केस लग जाएगा? तुम्हें लग रहा है तुम्हारे माँ बाप केस करेंगे इस बात पे? अपने हालात बताओ पहले तुम। है, तो ये बोलेंगे कि आप एक काम करो, सुबह शाम इसके डंडे बांध दो, कि तीन चार, तीन डंडे सुबह, तीन दोपहर, तीन शाम, उससे अगर कुछ फायदा होता हो तो। हाँ, वो तो बोल जाएंगे टैबलेट बना दो इसकी। चलो, हाँ, बस किसी तरह से नंबर आ जाए, जल्दी करो। बेटा क्या नहीं आ रहा बच्चे, क्या नहीं आया बोल, क्या नहीं आया? ठीक है, उसको उठाकर उस पर रख दिया, पी साइड पे से वो चले गया। अब पी साइड खाली है, राइबोसोम आगे करूंगा तो ए वाला पी पे पहुंच जाएगा, ए खाली हो गई, टीआरएनए ए पर आया। अब उस चेन को उठा के ए वाले के ऊपर रख। पी साइड पर चेन है, ए साइड पर सिंगल टीआरएनए है, उस चेन को उठा के ए वाले टीआरएनए के ऊपर रख दिया, अमीनो एसिड के ऊपर। अब पी वाला खाली हो गया, वो बाहर चला गया, सही है। राइबोसोम आगे करूंगा, जो ए वाला वो पी पे पहुंच जाएगा। ये है प्रोसेस, लिख लिया ये? एनसीईआरटी पढ़ी तूने? पढ़ ले उसे। तुम ये लिखोगे 3 दिन में, ये मैं पहले बता रहा हूं, मुझे आइडिया है तुम 3 दिन में लिखोगे। हाँ, इतनी देर में तो 4 बार प्रोटीन। जल्दी करो, अब वो जीन एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं। जल्दी।
क्या चीज बेटा? फ्लैंक्ड, अटैच, कोई चीज लगी होनी। तो यूटीआर जो है वो लगा होता है दोनों तरफ। चले आगे। जल्दी करो बेटा, 1 मिनट रुको। आज क्या तारीख है? 16। ठीक है। अरे रुकना 1 मिनट, बोले जा रहा कुछ भी। हाँ बेटा, क्या चीज? एफिशिएंट यूटीआर के लिए लिखा है, एक्चुअल में एयूजी की वजह से यूटीआर है। मान लो एयूजी नहीं होता तो पहले वाले से चालू करते। 1 मिनट बेटा, फाइल ओपन कर रहा हूँ, कुछ वहां पे डाटा है मेरे पास। क्या ये थोड़ा हैंग होने लगा सिस्टम? क्या चीज बेटा? सिकल सेल अनीमिया। रिपीट कर। सिकल सेल अनीमिया। हाँ, वैलिन टू ग्लूटामिक नहीं, ग्लूटामिक एसिड तो वैलिन होता है। हाँ भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे सब लोग। राइबोजाइम इज लोकेटेड ऑन, चप, राइबोसोम में होता है। 23 एस आर आर एन ए क्या है? राइबोसोम में। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज ईस्ट में, इसमें ई कोलाई में ये यूटीआर इज, यूटीआर प्रोटीन नहीं है, न्यूक्लिक एसिड विद डीऑक्सीराइबोस, डीएनए थोड़ी है यूटीआर, एमआरएनए पे होता है। फॉर इनिशिएशन एमआरएनए लिंक टू 30s। पेप्टाइड बॉन्ड कौन से स्टेप में बनता है? किसी को क्वेश्चन समझ ना आया देख लो एक बार फिर से। ठीक है, सही है। आगे, चार्ज टीआरएनए कम एट, सेम अगर इलोंगेशन लिखा हो, यस। टर्मिनेशन स्टेप, स्टॉप कोडोन एट, चेन टर्मिनेशन, इन टर्मिनेशन इज हेल्प बाई, चेन टर्मिनेशन कौन करता है टर्मिनेशन स्टेप में? कौन करता है? लीज फैक्टर भाई, रो फैक्टर कहां गया? ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटीन 80s में, यहां ठीक कर देते हैं, 80 टाइप की होती है। 80s राइबोसोम में कितने टाइप की प्रोटीन होती है? 80। इसका यह मतलब नहीं है 70s में 70 टाइप की होती है, ऐसा कोई मतलब नहीं बोल रहा मैं। व्हेन पी साइट एम्प्टी, ये क्वेश्चन करेंगे, क्या होगा? पी साइट खाली है, राइबोसोम आगे बढ़ेगा, फिर ए साइट खाली हो जाएगी। सही है, सही है। देखो, पी साइट खाली, राइबोसोम आगे, ए साइट खाली, चार्ज टीआरएनए ए पर, चेन उठा के रखेंगे, पी को बाहर उसको भेजेंगे, फिर पी साइट खाली। हाँ, बटी हुई हैं, दोनों में नंबर उसके अलग अलग हैं। एक में शायद 54 है, एक में कुछ ऐसे है, पर नंबर नहीं पढ़े हैं। हमारी एनसीईआरटी ने सिर्फ 80 टाइप की लिख दी है, ये नीट में आया था। असल में क्या होता है, सारी सब यूनिट की अलग अलग प्रोटीन है, हमें वो नहीं करने। क्या हो जाएगा? डाटा एक्सेस हो जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ बेटा, पहले वाला क्वेश्चन कौन सा? फर्स्ट। हाँ,
कहां पे? इनिशिएशन में एमआरएनए पहले किससे जुड़ता है? यहां पे इसको थोड़ा और करता है, एमआरएनए फर्स्ट लिंक टू, भाई एमआरएनए 30S से जुड़ता है। देख मेरी बात सुन, सबसे पहले एमआरएनए और 30S जुड़ते हैं, या तो मैं बोल दूं एमआरएनए 30S से जुड़ता है या 30S एमआर, एक ही बात है ना, वही लिखा है वो। तो बाद में 50S क्यों लिखना चाह रही है? वो लार्ज सबयूनिट होता है। तू 40S होता तो फिर ठीक हो सकता था, 40S होता तो क्यों ठीक होता? यस। रुक जाओ एक सेकंड, हेडिंग डालो बेटा एक बार, वो पढ़ रहे हैं जीन एक्सप्रेशन, जल्दी से, टाइम है अभी, टेंशन ना लो। हाँ 12 मिनट नहीं है बेटा, किसने कहा तुझे 12 मिनट है? अभी 1 घंटा है। जो बैंड बजा रहे हैं उसकी पिटाई कर दूंगा, भगा दूंगा क्लास में से। शांति पढ़ो चुपचाप। पूरे साल ना बोले तुम, हैं? पूरे साल कुछ नहीं बोलते तुम लोग, है ना, चुपचाप पढ़ते रहते हो। अब बातें आ रही हैं तुम्हारे। एक मिनट शांत रहो। चलो हेडिंग डालो, जीन एक्सप्रेशन आते हैं हाँ। टीआरएनए एमआरएनए पे जुड़ता है, यस। शुरुआत में पहले वाला टीआरएनए एमआरएनए पे आके जुड़ता है, क्योंकि लास्ट सबयूनिट आई नहीं थी, है? एमआरएनए स्मॉल पे जुड़ गया, पहला टीआरएनए एमआरएनए पे आके जुड़ता है, स्मॉल पे एमआरएनए पे। हाँ ठीक है। चलो हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए, एक सेकेंड दो बस। एक सेकेंड रुक जाओ, नहीं फाइल कहाँ मिसिंग हुई? अरे यार शांति रखो ना 2 मिनट। हाँ बेटा। हाँ क्या? यही तो बोला था अभी थोड़ी देर पहले। कौन बोला? ये बोला? अच्छा मैं तेरे को नंबर देता हूँ, एग्जैक्ट याद कर ले। करेगा याद? 30S में 21 टाइप की होती है, 50S में 34 टाइप की होती है। नहीं कर फिर क्यों परेशान है? तुझे ये चेक करना मास्टर को आता है कि नहीं। हाँ चेक कर रहा है। वहां चेक नहीं करेगा कुछ भी। हाँ बेटा बस, आप कुछ नहीं बात कर रहे, छोड़ दो, जितना बता दिया उतना काफी है। चलो हेडिंग डालो, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, पहले समझेंगे फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली, प्लीज बोर्ड पे ध्यान रखें। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, बोर्ड पे ध्यान देंगे सब लोग, मत बात करो, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, समझेंगे नहीं। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनेंगे सब लोग। देखो हमें क्या करना है बेटा, टॉपिक जो है इसमें कैसे क्या क्या टॉपिक है पहले सुन लो भाई, पिटाई कर दूंगा, इधर ध्यान दे। क्या क्या टॉपिक है हमारे पास पहले सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्या किया है इसने, 2-3 पेज में बढ़िया कुछ डाटा लिखा है, ये समझाने के लिए रेगुलेशन क्या होता है। हमें क्या होता है, थोड़ा बहुत लैक ऑपिरोन आता होता है इस टॉपिक में, उसके बैकग्राउंड की चीजें आनी बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन अच्छे वाला नहीं बनेगा। इस चैप्टर के सबसे ज्यादा समझने वाले टॉपिक में रेगुलेशन है, इसमें कुछ लॉजिक है क्योंकि ये सारे टॉपिक्स की समरी पे आता है।
रेगुलेशन का सबसे पहले मतलब होता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज को रोकना या बढ़ाना, सही है। रेगुलेशन शब्द का क्या मतलब है? कंट्रोल। कंट्रोल में कोई चीज इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो। जब हम बात करते हैं जीन एक्सप्रेशन की, तो जैसे आप अपनी बातें कैसे एक्सप्रेस करते हो, आप बोल के एक्सप्रेस करते हो, छोटा बच्चा कुछ इशारे कर सकता है या वो भी चिल्ला के एक्सप्रेस करता है। तो जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन का तरीका है, वैसे अगर जीन के एक्सप्रेस करने का तरीका है वो प्रोटीन है। अगर हम बात करते हैं कि जीन एक्सप्रेस करती है, तो वो कैसे एक्सप्रेस करती है? प्रोटीन बनाकर। ये चीज समझ आ रही है? तो अगर मैं बात करता हूं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की, तो मैं ये बात कर रहा हूं कि प्रोटीन बनेगी कि नहीं बनेगी, सही है। मतलब हम एक तरह का कंट्रोल देख रहे हैं किस पर? प्रोटीन सिंथेसिस पर। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि हाउ प्रोटीन सिंथेसिस इज कंट्रोल, हाउ प्रोटीन सिंथेसिस इज कंट्रोल। किस प्रकार से आप प्रोटीन बनने को कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से प्रोटीन बनने को कंट्रोल किया जाता है, उसको हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन मतलब कंट्रोल, जीन एक्सप्रेशन का क्लियर मतलब क्या है? जीन एक्सप्रेशन का क्लियर मतलब क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। इस बात में कोई दिक्कत है किसी को? तो जीन एक्सप्रेशन का क्लियर मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम यहां पर कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं कंट्रोल की, तो हम क्या बात करते हैं? याद करो, मैंने ये टॉपिक में जब मैं पढ़ा रहा था तब भी बताया था। यूकैरियोट्स में क्या है? प्रोटीन बनने से पहले 4 लेवल पार होने चाहिए, तब फाइनल प्रोटीन मिलती है। सबसे पहला लेवल हमारे पास क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। अगर ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तब हमारे पास एचएनआरएनए बनता है। एचएनआरएनए की पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पीटीएम लिख रहा हूं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करेंगे तो एमआरएनए बनेगा। अब फिर एमआरएनए को आप क्या करोगे? ट्रांसपोर्ट करोगे और फिर उसकी ट्रांसलेशन करोगे। इनमें से अगर कोई भी एक स्टेप ब्लॉक हो जाए तो प्रोटीन नहीं बनेगी। तो नॉर्मली हम कंट्रोल ऐसे ही करते हैं। मान लो मुझे क्या है, मुझे ये क्लियर है कि ये प्रोटीन मुझे अभी चाहिए ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन की बात करो, तो ह्यूमन में एक एज में आकर कुछ बदलाव होते हैं जिसे हम प्यूबर्टी बोल रहे हैं, या एक एज में, एडल्ट एज में और भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो एक एज में बनी। इसका मतलब ये है कि उस प्रोटीन का एमआरएनए आपको नहीं बनाना चाहिए 12-15 साल तक। समझ आ रहा मैं कह रहा हूं? तो उस केस में कंट्रोल ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे है कि आप आरएनए बनाओ ही नहीं। अब आप रेडी हो, आपने रेडी कर लिया है कि यार मेरे को बहुत जल्दी में प्रोटीन चाहिए, मैं पूरी तैयारी करके रखूं। ऐसा कब होता है? जब बहुत सारी चीजें हॉर्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होती हैं और मुझे जल्दी से हॉर्मोन्स का इफेक्ट चाहिए। जैसे ही हार्मोन एंटर करे सेल में, रिसेप्टर पे बाइंड करे, मुझे जल्दी से इंपैक्ट चाहिए। उस केस में साइटोप्लाज्म में पहले से एमआरएनए बना रहता है, या हो सकता है कि मेरे पास ट्रांसपोर्ट ना हुआ हो, न्यूक्लियस में बना रहे। तो उस केस में मुझे रेडी रखनी है चीजें, तो कंट्रोल फिर लास्ट लेवल पे आके बनता है। ये समझ में आ रहा है? तो यूकैरियोट्स में जो कंट्रोल है वो कहां पर है? 4 लेवल पर है। पहला लेवल है ट्रांसक्रिप्शन, समझ में आ रहा है? पहला लेवल क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा लेवल है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इसका मतलब अगर मुझे कोई प्रोटीन रोकनी है तो मैं किसी पर्टिकुलर टाइप के स्प्लाइसीजोम को ब्लॉक करवा दूंगा, तो वो प्रोटीन नहीं बनेगी। तीसरा है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है बेटा? ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनेंगे, एमआरएनए का न्यूक्लियस में। अगर आप ध्यान से सोचो, ये सिर्फ गेट होता, न्यूक्लियर पोर सिर्फ गेट होता, तो कोई भी अंदर बाहर आराम से घूम रहा होता। वो गेट नहीं है, कंट्रोल गेट है। न्यूक्लियर पोर में से कौन सी प्रोटीन बाहर जाएगी, कौन सी प्रोटीन अंदर जाएगी, ये किसी दूसरी प्रोटीन की मदद से उसको कंट्रोल किया जाता है। कुछ आदमी रखे हुए हैं, कुछ प्रोटीन रखे हुए हैं सेल के अंदर, जो ये तय करते हैं कि इनको, इन लोगों को अंदर जाना है और इन लोगों को बाहर आता है। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होता कि मान लो हमें एमआरएनए है जो बाहर आया था प्रोटीन बनाने के लिए, उसको बिना बात के दोबारा अंदर भेज दें, ऐसा नहीं होता। या जिस प्रोटीन की जरूरत न्यूक्लियस में नहीं है, वो बिना बात के न्यूक्लियस में घूमने गई हुई है। अगर सिंपल न्यूक्लियर पोर गेट होता तो कोई भी कहीं घूम रहा होता। वो गेट नहीं है, कंट्रोल गेट है। सबसे पहले तो ये समझो, हमने न्यूक्लियस एक ऐसी जगह बनाई है जहां रिएक्शंस अलग चल रहे हैं साइटोप्लाज्म से, एक चैम्बर है। पर मुझे एक ऐसा चैम्बर चाहिए था जिस चैम्बर की साइटोप्लाज्म से बातचीत ज्यादा चले, तो मैंने उसमें गेट भी लगा दिए।
नहीं तो मैं सिंपल मेम्ब्रेन रखता, जैसे ईआर में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है। मेरी बात समझ पा रहे हो? उस तरीके से देखो, ज्यादा बातचीत उसकी किससे है? न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियर पोर लगाए और उनको कंट्रोल किया। कुछ बातचीत माइटोकॉन्ड्रिया में है, वहां पर पोरिन्स लगाए और कंट्रोल किया। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? ईआर से ज्यादा बातचीत नहीं है, तो सिंपल मेम्ब्रेन है और उस पर कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स लगा रखी हैं, बस। क्लियर है? तो बड़े गेट है न्यूक्लियस पे, उन्हें कंट्रोल किया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको कंट्रोल तरीके से किया जाता है। क्लियर है? फोर्थ होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? ट्रांसलेशन करने के लिए मुझे स्टेप करने हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। जैसे रिलीज फैक्टर है, ऐसी इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। उन इनिशिएशन फैक्टर्स की मदद से इनिशिएशन की जाती है। अगर मैं इनिशिएशन नहीं करूंगा तो प्रोसेस नहीं होगा। उस तरीके से हम ट्रांसलेशन कंट्रोल करते हैं। पहले क्या था, 2011-12 में हम ये फैक्टर्स भी लिखवाते थे, इनिशिएशन फैक्टर 1 2 3, इलोंगेशन फैक्टर, ये वो सब। अब क्या है, एनसीईआरटी में सिर्फ रिलीज फैक्टर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सिर्फ रिलीज फैक्टर, तो उसी का नाम हम लिखते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सिंगल चैम्बर है। प्रोकैरियोट्स में क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो न्यूक्लियस एब्सेंट है तो ना ट्रांसपोर्ट बनेगा, ना मॉडिफिकेशन होती है उसमें। तो उसमें कंट्रोल सिर्फ दो लेवल पे है। कंट्रोल किस पर है? दो लेवल पर है। कंट्रोल किस पर है? दो लेवल पे। कौन से दो लेवल पर? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, यहां तक समझ में आ रहा है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लेवल पर कंट्रोल है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो ये हम बात कर रहे हैं किसमें? प्रोकैरियोट्स में। अब हम बात करते हैं बेटा यहां पर कि हमें कंट्रोल करना ही क्यों है। मान लो आपसे कोई पूछे वाई वी नीड कंट्रोल। मान लो मैं कह, देखो कुछ सवाल हैं जब हम बात करते हैं जीन रेगुलेशन की। जीन रेगुलेशन मतलब, जीन रेगुलेशन ही कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन है। जीन रेगुलेशन का क्या मतलब है? उसको कंट्रोल करना। तो हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस। तो वाई नीड कंट्रोल, सवाल ये उठता है कि मुझे जीन को कंट्रोल क्यों करना है। एनसीईआरटी इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से देती है। एनसीईआरटी कहती है, ध्यान सुनेंगे, एनसीईआरटी कहती है कि मान लो मेरे पास ये बीकर है, इस बीकर में मेरे पास ई कोलाई है और मीडियम में एक शुगर है, उसका नाम लैक्टोज है। इसके पास लैक्टोज को यूज करने की जीन है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेस। क्या नाम है? बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ये सिंपल बात कहता है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम तब बनना चाहिए जब लैक्टोज मीडियम में है। इसका मतलब ये है, ध्यान सुनिए, इसका मतलब ये है सेल को लैक्टोज यूज करना है, इसीलिए बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनाए या ना बनाए। इसका मतलब किसी भी सेल को, किसी जीन को क्यों कंट्रोल करना चाहिए? जरूरत के हिसाब से। मतलब उसको क्या है, वो किस तरह की जरूरत। हम कह रहे हैं वाई नीड कंट्रोल, तो नीड कैन बी, ध्यान सुनेंगे, नीड कैन बी मेटाबॉलिक। नीड कैन बी मेटाबॉलिक, मतलब मैं एंजाइम तब बनाऊं जब सबस्ट्रेट अवेलेबल हो। समझ आ रहा है? एंजाइम कब बनाओगे? जब सबस्ट्रेट अवेलेबल है। सही है? बोलो। सही है? तुम ऐसा नहीं कर सकते कि घर में दूध है नहीं, तुम चाय पत्ती और चीनी उबाले जा रहे हो। लॉजिकली गलत है? नहीं, वो तो मजबूरी वाली चाय है। देखो क्या होता है, हम लोग सबसे पहले गरीबी वाली चाय पीते हैं, ठीक है, उसके बाद पैसा आता है, नॉर्मल चाय पीते हैं, और जब हायर एज में और पैसा आता है ना, फिर वापसी गरीबी वाले पीते हैं। समझ रहा है? पहले क्या करेंगे, वैसे ही चलता है, नॉर्मल ऐसे ही चलता है। मैं नॉर्मल वाली पी रहा हूं, लाल वाली। समझ में आ गया मेरी बात, में क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, इधर जाना, इधर देखो। नीड कैन बी मेटाबॉलिक, मतलब इफ, नहीं ये सब नहीं, फर्जी की चीजें। इफ सबस्ट्रेट, इफ सबस्ट्रेट इज प्रेजेंट, तो एंजाइम बनना चाहिए। एंजाइम शुड फॉर्म, एंजाइम शुड फॉर्म, यस और नो। इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक नीड। नीड मेटाबॉलिक होती है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, लैक्टोज, बस चुप रहो, लैक्टोज प्रेजेंट इन मीडियम, तो क्या बनाना चाहिए? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाना चाहिए। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, याद करो, लैक्टोज में बीटा 1,4 लिंकेज थी, इसलिए एंजाइम का नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, अल्फा माइलेज नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
एक और 4 नीड आपकी एनसीईआरटी लिखती है, रेगुलेशन की 4 नीड है, 4 तरह की नीड होती है। पहली नीड है मेटाबॉलिक, दूसरी नीड वो कहता है एनवायरमेंटल नीड भी होती है। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ एनवायरमेंटल नीड क्या होती है, मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल से। क्या होता है कि हमारी बॉडी बाहर होने वाले चेंजेस में हर हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। अगर बहुत ठंडा होगा, जैसे माउंटेन रीजन पे जाएंगे, तो कुछ लोगों को मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत होगी ठंड से, कुछ लोगों को कम होगी, क्योंकि सबकी बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। बहुत साल पहले, शायद 2010-11 इसके अराउंड की बात है, मैं मतलब हमारे साथ के मैक्सिमम लोग पीएचडी करके बाहर सेटल है, मेरे साथ के खासकर। तो मैं उनकी लैब्स में गया था, डीआरडीओ की डिफेंस की लैब थी दिल्ली में। वो लोग चूहे पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, इन चूहों को, व्हाइट कलर के जो होते हैं, उनको हम एक ऐसे तापमान में रख रहे हैं जो काफी कम है। उससे क्या होता है, खास तरह की प्रोटीन उनकी बॉडी में बनती है। इसका मतलब टेम्परेचर एक खास तरह की प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, हम उस प्रोटीन को लेंगे और उसके अगेंस्ट एक और दूसरी प्रोटीन बना देंगे जो उसकी एंटीबॉडी की तरह काम करेगी। फिर हम क्या करेंगे, किट डेवलप करेंगे जिसमें हम किसी का भी ब्लड सैंपल लेके ये चेक कर सकते हैं कि उसकी बॉडी में उस लो टेम्परेचर पे किस तरह का वो रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब मैं रिपीट करता हूं, हमारे मान लो माइस को लो तापमान पे रखा, टेम्परेचर लो देने के बाद उसकी बॉडी में कुछ खास तरह की प्रोटीन्स बनी। उस प्रोटीन से मैं किट डेवलप करूंगा जिसमें मैं किसी ह्यूमन के ब्लड का सैंपल लेके ये चेक कर सकता हूं कि ह्यूमन की बॉडी में वो प्रोटीन बन रही है, नहीं बन रही है, किस मात्रा में बन रही है। उससे फायदा ये होगा कि हम क्या करेंगे, जब सैनिकों को, ट्रूप्स को लद्दाख की साइड भेजेंगे, उसमें से कई बार ऐसा होता है हमने 200 लोग भेजे, कुछ लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हुई, वापसी लाना पड़ता है। बेस्ट तरीका ये है कि आप क्या करो, उनका कोई टेस्ट कर लो ऐसा। समझ आ रहा है? आपका वो टाइम बच जाएगा, आपका वो रिस्क बच जाएगा। ये क्लियर है? अब इसका क्या हुआ मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं, ना मेरी बात हुई उसके बाद, और ना मैं इंटरेस्टेड हूं पूछने के लिए। पर मैं ये बता रहा हूं आपको किस तरीके से चीजें डेवलप की जाती हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है? डिफेंस की लैब में बायो का काम सबसे ज्यादा चलता है। डिफेंस की लैब का ये मतलब नहीं है सब जगह मिसाइल बना रहा है। डिफेंस की लैब के बहुत सारे, हाँ, बायो बेस्ड चीजें हैं, वेपन नहीं बनाना है सिर्फ, बायो बेस्ड चीजें हैं जिसमें हम बेटर चीजें बना सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? तो इसको हम कौन सी नीड बोल सकते हैं? एनवायरमेंटल नीड। क्या नीड बोल सकते हैं? एनवायरमेंटल नीड। उसके अलावा हमारी बॉडी में एज के साथ भी कुछ चीजें बनती हैं, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड। एक और नीड होती है जिसको हम डेवलपमेंटल नीड कहते हैं। अब ये डेवलपमेंटल नीड क्या होती है, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, आप ध्यान से सुनो। आपने जाइगोट सुना है? जाइगोट सुना? इधर दिखा, देखो बुक दिखा, देखो, ध्यान सुनो। मान लो हमारे पास ये बुक है, ध्यान सुनेंगे। इस बुक में जितने भी पेज हैं ये हमारी सेल की जीन है। हमारे सेल की कुछ जीन कोई काम नहीं करती, इतने पेज किसी काम के नहीं है। मतलब ये जंक डीएनए नॉन कोडिंग है। इनमें जीन है जो काम कर सकती है, सही है। अब इनमें भी क्या होता है, कुछ पेज ऐसे हैं जो सारे सेल में काम करते हैं, हेक्सोकाइनेज, सिट्रेट सिंथेज, वो एंजाइम जो जरूरी हैं। अब ये वो जीन है जिसकी वजह से सेल अलग होता है। मान लो ये इंसुलिन की जीन है, तो ये मेरे पास बीटा सेल पेनक्रियाज में काम कर रही है, ये स्किन सेल में काम कर रही है। इसका मतलब टोटल डीएनए में से कुछ डीएनए नॉन कोडिंग है, कोडिंग वाले में से भी कुछ जीन है जो जो सब पे काम करती हैं, सब में कॉमन है। कुछ जीन सब में कॉमन है, हेक्सोकाइनेज की, ग्लाइकोलिसिस की सारी जीन, ये सारी जीन सब पे कॉमन है। ये वो अनकॉमन जीन है जो सेल्स को आपस में अलग बनाती है। अगर मैं स्टेम सेल की बात करता हूं, ध्यान सुनेंगे, मैं स्टेम सेल की बात करता हूं, ये सारी जीन एक्टिव हैं, भले ही प्रोटीन नहीं बने, एक्टिव है। जैसे जैसे सेल परमानेंट होता जाता है, तो मैंने क्या किया, स्किन सेल में इंसुलिन की जीन पे स्टेपलर लगा दिया, बंद, काम नहीं करेगी। अलग अलग सेल में अलग अलग जीन क्लोज कर देते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ जीन कभी क्लोज नहीं करते, दैट इज जरूरी जीन। ठीक है, ये वो जीन है जिनमें अंतर करना। अच्छा, स्टेम सेल क्या है, सारी जीन खुली हुई हैं, जैसे जैसे डिफरेंशिएशन बढ़ेगी वैसे वैसे स्टेपलर लगते चले जाएंगे। प्लांट के केस में स्टेपलर वापिस खोलने का ऑप्शन है, डी डिफरेंशिएशन। एनिमल्स के केस में ये आप नहीं कर सकते। अगर आप ये कर सकते होते तो एक मेजर प्रॉब्लम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सॉल्व हो जाती। आपको साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप क्या करते, किसी भी ह्यूमन का सेल लेते, उसको डी डिफरेंशिएशन करके स्टेम सेल बनाते,
स्टेम सेल बनाकर उससे वो ऑर्गन डेवलप करते लैब में, और वो जाता वो लगवा लेता। आज से हो सकता है हम लोग की एज में शायद ना आप लोग देख पाए, 30 40 50 साल के बाद ऐसा हो सकता है कि आदमी जाएगा, जैसे चार्जर बदल के आते हैं ऐसे किडनी बदल के आएगा। ये पॉसिबल है, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको इससे पहले बता देता हूं, इससे पहले हम एनवायरमेंट को इतना ज्यादा पॉल्यूट कर चुके होंगे कि वो ज्यादा नुकसान कर रहा है। एक्चुअल में क्या है, हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम नई टेक्निक खोज रहे हैं चीजें ठीक करने की, हम बेसिक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। बेसिक प्रॉब्लम आज भी वही है, ह्यूमन अभी भी नहीं समझ रहा उसके आसपास का जो वेस्ट है उसको रिमूव नहीं कर पा रहा है। पॉल्यूशन, सीवेज, ये मेन वेस्ट है, उसने वेस्ट को लेके प्लानिंग नहीं करी हुई है। सिर्फ ये प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, ये चीज समझ में आ रही है बेटा? ये क्लियर है? बोलो, ये वाला समझ में आ गया? डेवलपमेंटल नीड के लिए बता देता हूं, देखो क्या होता है। जाइगोट क्या है? स्टेम सेल है। जाइगोट से क्या बनता है? मोरूला। जाइगोट से क्या बनता है? मोरूला। ये कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनी जीन्स होता है। सारी बहुत सारी जीन आपस में क्या करती हैं? कोऑर्डिनेट करके एक्सप्रेस करती हैं। समझ में आ रहा है? जैसे जाइगोट है, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी थे। जाइगोट से मोरूला बना, मोरूला में अभी भी स्टेम सेल है। ब्लास्टोसिस्ट बना, फिर जर्म लेयर वगैरह बन रही हैं। जब जर्म लेयर बन जाती हैं तो लेयर्स का फंक्शन फिक्स हो जाता है, ऑर्गन फिक्स हो जाते हैं। इसके एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कुछ एनिमल्स में, मैमल्स पे किए गए हैं, कुछ वैसे छोटे मैमल्स पे, या कुछ फ्रॉग वगैरह पे किए डेवलपमेंट के समय। उसमें क्या किया गया था, जर्म लेयर की पोजीशन बदल ली। ये 3 जर्म लेयर है, इसका सेल उठा के यहां लगा दिया, तो पता चला उसका हाथ सर पे डेवलप हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एक्चुअल में ऑर्गन की पोजीशन जर्म लेयर के थ्रू डिसाइड हो जाती है। अगर आप जर्म लेयर बनने के बाद चीजों के सेल को इधर उधर कर दो, उसका फेट फिक्स हो चुका है, तो ऑर्गन्स कुछ अजीब बनने लगेंगे। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं ऑलरेडी। ठीक है, टोड है एक, जीनोपस लेविस, उस पर बहुत एक्सपेरिमेंट है ऐसे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, इसको लेके, रिसर्च को लेके कोई इंटरेस्टेड मत होना, क्योंकि उसमें बहुत मुश्किल है अच्छा कर पाना और इनकम आना। ठीक है, चलो ये चीज ठीक है। वाई नीड कंट्रोल क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको 2 चीजें और बता रहा हूं। अरे रुक जा, आपको छुट्टी नहीं, पहले इसको लिख लो, 10 मिनट और पढ़ेंगे कम से कम, लिख लो। हाँ, 10 मिनट तक लिखेंगे। पहले ये वाला पेज लिख लो, फिर बता रहा हूं, पहले ये लिख लो 2 मिनट। बेटा कल इकोलॉजी चालू करेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको देखना पड़ेगा, वैसे मैं उसके क्वेश्चंस कर रहा हूं। अच्छा, पहले इकोलॉजी खत्म करेंगे, उसके बाद देखेंगे। क्यों, कौन से टॉपिक छोड़े हैं? लिख के लाइयो कल। तो एक काम कर, कल लिस्ट बना के लाइयो सब, मैंने कितने टॉपिक छोड़े हैं। तो तब भी तू रिकॉर्डेड ही देखेगा, तेरे पास ऑप्शन है। पहले करो, लिखो इसे जल्दी। तेरे को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना चाहिए, तेरे को ये भी नहीं पता करना कौन सा है, नालायक। हाँ है? नहीं बेटा, एक्चुअल में क्या होता है मैं तुझे बता, दिक्कत क्या है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। क्या होता है जब इसमें पढ़ते जाते हैं ना, टॉपिक आसान लगते चले जाते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, उसमें वो सारा बताना पड़ता है। रेपिटेटिव डीएनए क्या है, तो उसका एक अपना फ्रेम है, टाइम है। एक्चुअल में उसका एक टाइम है कि मान लो 1 घंटा मुझे पढ़ाना पड़ेगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और 1.5 घंटा पढ़ाना पड़ेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। टाइम कहाँ है? पहले मैं इकोलॉजी कराऊंगा, उससे टाइम बचेगा, मैं करा दूंगा। हाँ, जल्दी क्यों है? किसको जल्दी है? मैं, तुम्हें नहीं लग रहा मैं सबसे ज्यादा देर तक रुका हुआ हूं? पटना, सुनो ध्यान से, पटना सबसे ज्यादा मैं आया हूं, है ना? स्पीड पकड़ा है मैंने। भगवान, पाप लगेगा तुझे है? ये तो करो पहले तुम लोग, मैं करा दूंगा, शांति रखो बस। ठीक है, अब चुप रहो, शांति रखो, मैं करा दूंगा। पहले इसको लिखो। बेटा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा गया है, ठीक है?
जो तुम झूठ झूठ बोल रहे हो शुरू से लास्ट तक लिस्ट बना ले आना। और बोलो है क्या चीज। देखो मेरे को बायोमोलिक्यूल नहीं कराना चाहिए था, मुझे ये समझ में आ रहा है। हाँ एमडी एमडी सर ने है। रुक जा भाई, बस ठीक है, आ जाओ। चलो ठीक है, देख लो बस ये वाला बता के। कल सुनो ध्यान से सुनो। अरे सुन लिया करो भाई, बोले जा रहे हो। सुन लो ध्यान से, इसको समझा रहा हूं पहले मैं, सुन लो ध्यान से, इसको समझा रहा हूं मैं। उसके बाद आप सुनो इस ध्यान से, इसको समझाने के बाद आपको जो भी ब्रेक आपकी वो क्लास होगी, कल इसको कंप्लीट करेंगे, इकोलॉजी चालू करेंगे। मैं बीच में दोनों करा दूंगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मैं क्लास में समझाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, पहले बोलूंगा। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मैं समझा दूंगा आपको, एनसीईआरटी साथ पढ़वाऊंगा। ठीक है, चांसेस है मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जरूर करा दूंगा एक बार को, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फिर भी आप देख पाओगे। रीजन क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं समझ में आता। ठीक है, वो ज्यादा मुश्किल है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अभी भी ऐसे देख रहा नालायक, पिटाई कर दूं तेरी मैं। मैंने कितना पढ़ा दिया तुझे पता ही नहीं अभी भी। इधर देखो, इधर देखो, बस अब शांति रखो। ठीक है, अब शांति रखो, जो मैं बता रहा हूं। अब कोई पार्टी नहीं है, इधर आ जाओ। तुमने अपनी पार्टी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू एक्सचेंज कर ली है। ठीक है, माइक्रोब जूलॉजी में कर ले। इधर देखो, लास्ट टॉपिक है, सुनो इसको ध्यान से। लैक ऑपिरॉन में कल कराऊंगा, बस चुप शांति रखो। पढ़ इधर चुपचाप। देखो इधर, हमारे पास क्या होता है, बोर्ड पे ध्यान दो। यहां पर मेन कंट्रोल है जो आपको समझना है, और यही चैप्टर में आपको रेगुलेशन में आना चाहिए। जीन हमारे पास किस किस तरह की होती है समझो। जीन हमारे पास किस किस तरह की होती है। एक हमारे पास रेगुलेटर जीन होती है, एक हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन होती है। इसका क्या मतलब है समझो। जैसे मैंने यहां पर लिखा है रेगुलेटर जीन, और एक मैंने लिखा है स्ट्रक्चरल जीन। इसका मतलब समझना, स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटर जीन क्या होती है, इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है भाई। बात करोगे तो कैसे आएगा यार समझ, कुछ भी नहीं आएगा। शांति रखोगे तो आ जाएगा, बोलते रहते हैं पता नहीं क्यों। इधर देखो भाई, हम यहाँ पे लिख रहे हैं रेगुलेटर और स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटर जीन और इसका फर्क क्या होता है। स्ट्रक्चरल जीन क्या करती है बेटा, एमआरएनए बनाती है, और उस एमआरएनए से वो एक एंजाइम बनाती है। क्या बनाती है, एंजाइम बनाती है। रेगुलेटर जीन से एमआरएनए बनाने के लिए यहां पर मेरे पास प्रोमोटर प्रेजेंट होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज है जो अपना क्या करेगा, जो यहां पर क्या करता है, जाकर आरएनए बनाता है प्रमोटर पे लग के। यस, आरएनए पॉलीमरेज है जो ट्रांसक्रिप्शन करता है। सही है। अब आती है रेगुलेटर जीन, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटर जीन से भी एमआरएनए बनता है, इसका भी अपना प्रमोटर टर्मिनेटर होगा, और इससे एक प्रोटीन बनती है, इसको कहते हैं रेगुलेटर प्रोटीन। इसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटर प्रोटीन। अब ध्यान से सुनो, रेगुलेटर प्रोटीन कैसे काम करती है। रेगुलेटर का मतलब है किसी चीज को ऑन और ऑफ कर सकना। ठीक है, रेगुलेटर प्रोटीन को मान लो इसको ऑफ करना है, इसको रोकना है ट्रांसक्रिप्शन से। ट्रांसक्रिप्शन से क्या करना है, रोकना है कि तू ट्रांसक्रिप्शन मत कर। वो दो तरीके से काम करती है। पहला तरीका यह है कि वो इसके साथ लग कर इसको रोक सकती है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ। दूसरा तरीका यह है कि यहां पर कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, या तो इस साइड होते हैं या इस साइड होते हैं या इस पर होते हैं, उन्हें कहते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंस। जैसे कि हम एक पढ़ते थे ऑपरेटर, तो उसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंस। तो दूसरा तरीका है कि ये जाकर इस रेगुलेटरी सीक्वेंस पे लग जाती है। ये जाकर किस पर लग जाती है,
रेगुलेटरी सीक्वेंस पे लग जाती है। मेरी बात समझो ध्यान से। रेगुलेटर प्रोटीन दो तरीके से काम करती है, ध्यान से समझेंगे। मान लो मेरे पास रेगुलेटर जीन है, तो हमने यहां पर लिखा टाइप ऑफ जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन क्या करती है बेटा? प्रोटीन बनाती है, एंजाइम बनाती है। तो स्ट्रक्चरल जीन क्या करती है? एंजाइम फॉर्म करती है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब आते हैं रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन जो है, रेगुलेटर जीन जो है वो बनाती है रेगुलेटर प्रोटीन, वो बनाती है रेगुलेटर प्रोटीन। और रेगुलेटर प्रोटीन दो तरीके से काम कर सकती है। या तो वो स्विच ऑफ करती है किसी चीज को। अगर वो स्विच ऑफ करेगी, स्विच ऑफ करेगी ट्रांसक्रिप्शन। क्या करेगी? स्विच ऑफ कर रही है क्या? ट्रांसक्रिप्शन। ऐसी रेगुलेशन को हम कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव रेगुलेशन, रोक रहा है। क्लियर है? यस। और यहां पर अगर वो ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर दे? स्विच ऑन कर दे। स्विच ऑन कर दे किसको? ट्रांसक्रिप्शन को। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रेगुलेशन बोलते हैं। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? नेगेटिव और पॉजिटिव रेगुलेशन समझ में आ गया? तो रेगुलेशन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो प्रोटीन को क्या बोलते हैं? रेगुलेटर प्रोटीन को या एक्टिवेटर बोलते हैं। रेगुलेटर प्रोटीन को, सॉरी रोक रहा है, तो रेगुलेटर प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ये रोक रहा है तो रिप्रेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रेसर बोलते हैं, क्योंकि ये स्टॉप कर रहा है, ये स्विच ऑफ कर रहा है। सो रेगुलेटर प्रोटीन को क्या बोलते हैं? रिप्रेसर। यहां रेगुलेटर प्रोटीन को क्या बोलेंगे? नहीं, यहां रेगुलेटर प्रोटीन को एक्टिवेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटर, क्योंकि वो क्या कर रही है? स्विच ऑन कर रही है। फिर रिपीट करेंगे। दो प्रकार की जीन होती हैं काम को लेके। स्ट्रक्चरल जीन एंजाइम बनाती है, रेगुलेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करती है। सही है? तो रेगुलेटर जीन क्या है? प्रोड्यूस रेगुलेटर प्रोटीन, जो किसको कंट्रोल करती है? स्ट्रक्चरल जीन को। कंट्रोल स्ट्रक्चरल जीन। यस और नो? कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे आ जाओ। अब हम ये देखेंगे कि जब ये इसको कंट्रोल कर रही है, जिसमें हम कह रहे हैं कि रोक रही है, तो ये स्टॉप कैसे करती है? हाउ रेगुलेटर प्रोटीन एक्ट, हाउ रेगुलेटर प्रोटीन स्टॉप, किस तरीके से स्टॉप करती है? उसके दो तरीके हैं। ए क्या करेगा? क्या करेगा? स्टॉप करेगा आरएनए पॉलीमरेज को। यस, स्टॉप किसको करेगा? आरएनए पॉलीमरेज को स्टॉप करेगा डायरेक्टली। कहेगा तू जाके मत लग। दूसरा, उसकी जगह पर जाकर बैठ जाएगा, कहीं ऐसी जगह बैठ जाएगा कि आरएनए पॉलीमरेज लग ही नहीं पाएगा। मान लो आरएनए पॉलीमरेज यहां प्रोमोटर पे लगना चाहता है, ये रेगुलेटर प्रोटीन जाकर यहां लग गई कहीं, उसको लगने नहीं देगी। दोनों केस में ट्रांसक्रिप्शन ही रुक रहा है। पहला तरीका क्या है? डायरेक्टली रोक देना। दूसरे केस में इनडायरेक्टली। तो दूसरे केस में क्या होगा कि रेगुलेटर प्रोटीन क्या करेगी? हाँ, बाइंड होगी रेगुलेटर सीक्वेंस पे, बाइंड ऑन रेगुलेटर सीक्वेंस। यस, सही है। जिसे आज हम पढ़ेंगे लैक ऑपिरॉन में ऑपरेटर। क्या है? ऑपरेटर। और प्रिवेंट करेगा आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना। प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने नहीं देगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो दो तरीके से काम कर सकती है। अब हम यहां पर क्या लिखते हैं बेटा? इसका मतलब हमारे पास दो तरह का रेगुलेशन हो गया, टाइप ऑफ रेगुलेशन दो तरह का हो गया। एक हो गया पॉजिटिव, यस, एक हो गया फीडबैक नहीं है, पॉजिटिव, और दूसरा नेगेटिव। कोई दिक्कत है यहां तक? तो दो तरह का रेगुलेशन हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां के हिसाब से बता रहा है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब देखो, उसके अलावा हमारे पास टाइप ऑफ जीन दो तरीके की होती हैं। टाइप ऑफ जीन फिर से दो तरीके की हैं। एक होती है कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप ऑफ जीन, दो तरीके की। एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपके घर में इन स्विचेस में जो लाइट आ रही है, ठीक है, उससे आप फैन ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो घर में दो तरह के स्विच है। एक स्विच वो है, ध्यान सुनेंगे, एक स्विच वो है जिससे आप
घर की लाइट ऑन ऑफ कर रहे हो, दूसरा स्विच मेन स्विच है जो हमेशा ऑन है, तभी आप इसको यूज कर पा रहे हो। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो हाँ, एमसीबी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ स्विच या कुछ जीन ऐसी होती हैं जो हमेशा ऑन रहती है, उन्हें कभी ऑफ नहीं किया जाता। क्लियर है? जैसे मान लो अगर मुझे इस स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करना है, तो ऑन ऑफ करना है, तो ये हमेशा ऑन होनी चाहिए। समझ आ रहा है? ये हमेशा ऑन होगी तभी तो इसको ऑन ऑफ करूंगा। बोलो, मेन स्विच ऑन है तभी तो इस स्विच की वैल्यू है ऑन ऑफ की, नहीं तो वैल्यू खत्म हो गई, डायरेक्ट हो जाएगा। सही है? तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव जीन वो होती है विच एक्सप्रेस ऑलवेज, जो क्या है? एक्सप्रेस ऑलवेज। इसे ही हाउस कीपिंग जीन कहते हैं, जो हमेशा एक्सप्रेस करती है, इसको कभी कंट्रोल नहीं किया जाता, नेवर अंडर कंट्रोल, ये किसी प्रकार के कंट्रोल में नहीं है। इसे ही हाउस कीपिंग जीन कहते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? हाउस कीपिंग जीन, जो जीन को कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आ जाती है एक ये रेगुलेटर जीन। यस, रेगुलेटर जीन हमेशा ऑन है। यस। दूसरा तुम्हारे पास टीआरएनए की जीन, एमआरएनए की जीन, सॉरी आरआरएनए की जीन, क्योंकि भाई कोई ना कोई तो हमेशा चाहिए राइबोसोम बनाने के लिए, ये जीन। उसके अलावा कुछ एमआरएनए की भी जीन। आप हेक्सोकाइनेस की जीन को कंट्रोल मत करो, नहीं तो सेल मर जाएगा। समझ में आ रहा है? सही है? ऐसी जीन जिसको कभी कंट्रोल नहीं किया जाता, उन्हें हाउस कीपिंग जीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट कभी छुट्टी पे नहीं जाता। सही है? वो छुट्टी पे जाएगा तो सिस्टम बैठ जाएगा, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे मॉल हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो। उनको शिफ्ट्स में रखते हैं, जैसे खासकर गार्ड्स वगैरह हो गए। सही है? शिफ्ट्स में रखते हैं, पर उन्हें हमेशा ऑन रखना पड़ता है, कोई और ऑप्शन नहीं। हाँ, आप ये बोल सकते हो नंबर चेंज हो सकता है, पर हमेशा ऑन रखते हैं। अब यहां पर नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव क्या है बेटा? जिसको कंट्रोल करते हैं जी, विच इज अंडर कंट्रोल, विच इज अंडर कंट्रोल। तो जब आप लैक ऑपिरॉन पढ़ोगे ना, तो वहां पर मैं आपको क्लियरली पढ़ाऊंगा लैक ऑपिरॉन में, कि लैक ऑपिरॉन में हमारे पास रेगुलेटर जीन जो है, रेगुलेटर जीन जो है जिसे लैक आई कह रहे हैं, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव है। बाकी जो बाकी की जीन है जो एंजाइम बना रही है, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव है, जिसको कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है? भाई आप ऐसे समझो, देखो दो तरीके हैं, सुनो ध्यान से बेटा, ध्यान सुनो। हम क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हम क्या करते हैं, ध्यान सुने, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, रेगुलेटर जीन मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव रेगुलेशन पे बिलीव करती है। रीजन बताता हूं क्यों। घर में खाना बनता है जब, तो या तो गैस बंद है आप ऑन करोगे, या तो ऑन है या बंद करोगे, दो ही ऑप्शन होते हैं। सही है? अगर ऐसा हो कि हमेशा ऑन है, आपको कभी ऑफ करना पड़ा, बहुत वेस्टेज होगी। समझ में आ रहा है? तो जो स्ट्रक्चरल जीन है जो एंजाइम बनाती हैं, सही है, एंजाइम बनाती है और जरूरत के वक्त ही चाहिए उसे, मान लो लैक्टोज मीडियम में है, चाहिए, नहीं है तो नहीं चाहिए, तो उस जीन को बंद ही रखना चाहिए हमेशा, जरूरत पे ही तो खोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो वहां कौन सा रेगुलेशन होना चाहिए? नेगेटिव, कि रिप्रेसर प्रोटीन बंद ही रखे, तू बंद रहे, जब जरूरत पड़ेगी मैं तब खोलूंगा तुझे। मेरी बात समझ पा रहे हो? सही है? तो नेगेटिव रेगुलेशन मोस्टली तब होता है जब आपको क्या है, जब आपको वो प्रोडक्ट बहुत कम या कभी कभी चाहिए। पॉजिटिव रेगुलेशन कब होता है? जब आपको ये पता है, जब आपको ये पता है ये परमानेंट चाहिए प्रोडक्ट, कभी कभी बंद करना पड़ेगा जब एक्सेस हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? तो लैक ऑपिरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन। सही है? लैक ऑपिरॉन क्या है? नेगेटिव रेगुलेशन का। इसका मतलब वो जीन को परमानेंटली बंद रखते हैं, जब जरूरत पड़ती है तभी खोलते हैं, और जरूरत कब पड़ेगी? लैक्टोज इन मीडियम। यस। हाँ, लैक्टोज अभी पढ़ाऊंगा मैं उसे, कल कल बताएंगे। ठीक है? यहीं पर रोक रहे हैं इसको, प्लीज रीड करके आना इसको, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इकोलॉजी चालू करेंगे। मैं अपने आप करा दूंगा आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, टाइम लगेगा, मैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर रहा हूं। दूसरा बेटा, इधर सुने सब लोग, क्वेश्चन भी बना लो। हाउ रेगुलेटर प्रोटीन, क्या ये वाला रेगुलेटर प्रोटीन दो तरीके से स्वैप करती है, या तो यहां लगेगी या इसको रोकेगी, या तो इसको लगने से रोकेगी डायरेक्ट,
नहीं तो यहाँ लग जाएगी, लगेगी है। नहीं नहीं, रेगुलेटर प्रोटीन अलग अलग तरीके से काम करता है। या क्या करें, वहां लग जाए, सब बन जाएगा।